651 ऋषभ की हार। अध्याय 51 ऋषभ की हार। एक शर्त। पार्थ की अभिव्यक्ति अचानक खुशी में बदल गई। सच में? आप क्या शर्त लगाना चाहते हैं? दोनों के आपस में ही बहस करने की वजह से गुरुकुल के बाकी शिष्यों ने उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा, लेकिन उनमें कई लोग ये बात पहले से जानते थे कि विश्वजीत ऋषभबिष्ट को अपना आदर्श मानता है, और इस बार ऋषभबिष्ट ने विश्वजीत को पार्थ का निमंत्रण दे दिया था। इसलिए विश्वजीत ने न केवल ऋषभबिष्ट की प्रशंसा की, बल्कि वो उसके प्रति आभारी भी था। विश्वजीत, तुम दोनों एक ही गुरुकुल के शिष्य हो, तुम शांति से मुकाबला क्यों नहीं देखते? श्रीवली ने कहा। नहीं। विश्वजीत का चेहरा पहले लाल फिर सफेद हो गया था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पार्थ पर टिकी थीं। मैं तुमसे शर्त लगाता हूं कि ऋषभ भाई ही जीतेंगे। क्या तुम्हारे अंदर शर्त लगाने की हिम्मत है? जाहिर है विश्वजीत को ऋषभबिष्ट में पूर्ण विश्वास था। क्यों नहीं? मैं शर्त लगाता हूं कि न केवल देवांश डोभाल जीतेगा, बल्कि वो ये मुकाबला केवल 20 चालों के अंदर ही जीत जाएगा। पार्थ हंसा। क्या गुरुकुल के अन्य लोग पार्थ पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे? वर्तमान स्थिति से ऋषभबिष्ट और देवांश डोभाल के बीच 5-5 जीत हार का अनुपात था। पार्थ के पास इतना आत्मविश्वास कहां से आया? अच्छा, हारने वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से माफी मांगनी होगी। विश्वजीत की आंखों से आग बरस रही थी। जरूर। दूसरी ओर पार्थ अभी भी शांत रहा। वहीं अखाड़े के बीच में ऋषभबिष्ट ने एक बार फिर अपने कदम छाया तकनीक का इस्तेमाल किया और देवांश डोभाल के आसपास तैरने लगा। क्षण भर बाद उसकी सारी छवियां नष्ट हो गईं। ऋषभ की सुनहरी आकृति एक बार फिर दिखाई दी और अत्यधिक गति के साथ देवांश डोभाल के निचले शरीर की ओर बढ़ी। देवांश डोभाल ने कदम तकनीक का प्रदर्शन किया और ऋषभबिष्ट के पैर को पीछे कर दिया। फिर से ऋषभबिष्ट दंग रह गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ऋषभबिष्ट को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके कदम छाया तकनीक के भ्रम को तोड़ सकता है, और वो भी तब जबकि प्रतिद्वंद्वी का साधना स्तर उससे भी कम था। एक बार फिर देवांश डोभाल भावहीन था और उसी स्थान पर खड़ा था। बस कभी कभी ऋषभबिष्ट का मुकाबला करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ जाता था। ऋषभबिष्ट ने कदम छाया तकनीक को अधिकतम स्तर पर धकेल दिया और इससे न केवल उसके हमलों में तालमेल की कमी महसूस हुई, बल्कि देवांश डोभाल ने भी जवाबी हमला किया, जिससे वह डर के मारे पीछे हट गया। यदि उसकी साधना देवांश डोभाल की साधना से अधिक नहीं होती, तो उसने अब तक हार का स्वाद चख लिया होता। ऋषभबिष्ट की गति कौशल वास्तव में देवांश डोभाल पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही है। पुष्पराज और हरिकेश ने पार्थ की ओर अविश्वसनीय रूप से देखा। श्रीवली और राधा ने एक बार फिर उत्सुकतावश इसका कारण पूछा। देवांश डोभाल ने एक श्रवण कौशल का प्रशिक्षण लिया है, जो हवा को सुनकर प्रतिद्वंद्वी के हमले के मार्ग और स्थिति को बता सकता है। जब तक ऋषभबिष्ट खुद ही आगे बढ़कर हमला करता रहेगा, देवांश को कोई खतरा नहीं है, पार्थ ने समझाया। दूसरों ने भी देखा कि देवांश डोभाल के कान थोड़े थोड़े हिल रहे थे। अगर कोई बारीकी से नहीं देखता तो उन्हें इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, लेकिन पार्थ की दाहिनी आंख से इसे पहचानना बेहद आसान था। उसने पाया कि देवांश डोभाल के कान ऋषभबिष्ट की वास्तविक छवि की ओर मुड़े हुए थे, जिसका अर्थ था कि ऋषभबिष्ट का कौशल देवांश डोभाल को भ्रमित नहीं कर सकता था। अभी भी ऋषभ भाई ही जीतेंगे, ये बस कुछ ही समय की बात है, विश्वजीत ने कठोरता से कहा। अब अंधभक्त होते ही ऐसे हैं, उन्हें तो अपने आदर्श में कोई कमी दिखाई ही नहीं देती है। इस समय तक दोनों ने 5 कठिन प्रहारों का आदान प्रदान कर लिया था। 5वीं चाल के पूरा होने तक देवांश डोभाल ने विशुद्ध रूप से सिर्फ रक्षा पर ही ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन 6ठी चाल में उसने जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। छोटी बादल भुजा देवांश डोभाल ने एक बार फिर ऋषभबिष्ट के हाथों को रोक दिया और साथ ही उसने ऋषभबिष्ट की बाह को पकड़ने के लिए अविश्वसनीय गति और सटीकता का इस्तेमाल किया।
ऋषभ बिष्ट ने देवांश डोभाल से हमला करने के लिए तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी कर दी। उसके ऐसा करने के बावजूद उसके हाथ के पंजे पर गहरा घाव हो गया, जिससे उसकी हथेली खून से लथपथ जो गई थी। देवांश डोभाल ने जितनी भी तकनीक सीखी थी वो सभी चरम स्तर या उससे ऊपर तक पहुंच गई थी, और यहाँ तक कि ऋषभ की अनाहत चक्र की साधना के साथ भी वो इसे रोक नहीं सका। देवांश डोभाल नियंत्रण के मामले में बेहद उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वो बेहद कम शक्ति का उपयोग करके भी बेहद भयानक हमले कर सकता है। उस हमले ने ऋषभ बिष्ट के एक्यूपंक्चर बिंदुओं में से एक पर हमला किया था। पार्थ की दाहिनी आंख ने पूरे दृश्य को देखकर उसका विश्लेषण किया। रहस्यमय शतरंज पदाघात। इस बार देवांश डोभाल ने पहले हमला किया और उसने एक अज्ञात कदम कौशल का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था कि वह पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन वास्तव में इसके विपरीत जा रहा था। इस तकनीक की गति ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन यह बेहद अजीब लग रहा था और हर कदम में असीमित अंतर्ज्ञान निहित था। पार्थ के दृष्टिकोण से वो कोई गति कौशल नहीं था, बल्कि शतरंज खेलने का एक तरीका था। मैंने ऐसा कौशल कभी नहीं देखा। देखने वाले सभी दर्शकों ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि यह तेज नहीं था, लेकिन इस अजीब से दिखने वाले हमले ने ऋषभ बिष्ट को लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। विघटित वायु उंगली। डर के मारे ऋषभ बिष्ट ने अपने सबसे मजबूत कौशल में से एक का इस्तेमाल किया। शक्तिशाली उंगली देवांश डोभाल की ओर जाती दिख रही थी। उंगली कौशल और गति कौशल दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से तालमेल बिठा रहे थे, लेकिन उसी समय पार्थ ने आकाश के साथ एक होने की भावना महसूस की। यह कैसी स्थिति है? ऋषभ बिष्ट की पुतली सिकुड़ गई। तभी देवांश डोभाल के हमले ने उसे एक अज्ञात एहसास दिया। ऐसा लग रहा था कि विरोधी के हाथ अदृश्य है और उसकी ताकत बेहद ज्यादा है। ऋषभ बिष्ट ने हमले को रोकने की कोशिश करने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। इस हमले से देवांश डोभाल का शरीर 4 से 5 कदम पीछे खिसक गया था। उसी समय ऋषभ बिष्ट के मुंह से एक दर्द भरी आवाज आई। उसके हाथ में अब कोई एहसास नहीं हो रहा था। उसका दाहिना हाथ शक्तिहीन होकर नीचे गिर गया। देखने वालों की सांसें थम गईं। देवांश डोभाल का हमला बहुत अजीब है। उपस्थित लोगों में से कुछ को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। बहुत कम लोग ही ऐसे थे जिन्होंने कुछ देखा। पेड़ के नीचे वो कई युद्ध कला तकनीकों को एक साथ मिलाने में सक्षम है। वो किस तरह की प्रतिभा है? चांदी के कवच पहने व्यक्तियों में से एक ने गहराई से कहा। ऐसा लगता है कि इसमें पवित्र युद्ध कला की गहराई है। वो उतना सरल नहीं है जितना कि वो दिखता है। चांदी के कवच वाली दूसरी आकृति ने संदेह से कहा। यह कैसे हो गया? ऋषभ बिष्ट के माथे से ठंडे पसीने की धारा बहने लगी। लड़ाई की शुरुआत से यह पहली बार था जब ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि वो देवांश डोभाल से कमजोर है। दोनों ने अब तक केवल 7 वार ही किए थे। 10 चाल और देवांश डोभाल। क्या यह कहावत कभी नहीं टूट सकती? आकाशीय बादल। उंगली। ऋषभ बिष्ट ने एक गहरी सांस ली और अंत में फिर से अपनी मारक चाल चली। बाघ का पंजा। देवांश डोभाल अभी भी भावहीन बना रहा और एक मध्यम श्रेणी की युद्ध कला तकनीक का इस्तेमाल किया। इस समय ऐसा लग रहा था कि देवांश डोभाल के हाथों से बाघ की दहाड़ निकली हो। उंगली और पंजा एक दूसरे से जोर से टकराए और हवा का एक झोंका 5 से 6 मीटर के दायरे में सब कुछ बहा ले गया। ऋषभ बिष्ट ने महसूस किया कि प्रतिद्वंद्वी का पंजा धातु की तरह था जो लगातार काम रहा था। अंगुली के सभी तकनीकों में व्यक्ति की संपूर्ण ऊर्जा को एक बिंदु में संघनित कर दिया जाता है और इसी वजह से इससे प्रतिद्वंद्वी पर हमले का भयानक प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही इसमें खतरे भी बहुत अधिक थे। उदाहरण के लिए नक्षत्र उंगली को प्रशिक्षित करना बेहद खतरनाक था। कोई भी छोटी सी दुर्घटना पार्थ की उंगली तोड़ सकती थी। उसी तरह देवांश डोभाल के पंजे में भी एक अराजक और शक्तिशाली कंपन था। ऋषभ बिष्ट को एक बार फिर पीछे हटना पड़ा। यह पहली बार था जब उनमें से किसी ने हारने के लक्षण दिखाए। देवांश डोभाल मुट्ठी के कौशल,
हथेली के कौशल और कदम तकनीक का उपयोग करते हुए तुरंत उसके पास पहुंच गया। ये सभी चरम स्तर पर प्रशिक्षित थे। 7वीं चाल, 8वीं चाल, 9वीं चाल। ऋषभबिष्ट पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा था और उसके शरीर पर चोट के कई निशान देखे जा सकते थे। यदि ऋषभबिष्ट के पास उच्च साधना स्तर नहीं होता तो पहले कुछ हमलों ने ही उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया होता। आखिरकार यह 10वीं चाल थी। 10वीं चाल सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। आकाशीय बादल उंगली। ऋषभबिष्ट ने अपनी सारी शक्ति अपनी उंगली में डाल दी। उंगली ने आकाश में एक बैंगनी नीला चमक छोड़ी। इतना मजबूत देखने वाले जीनियस हैरान रह गए। इस उंगली की शक्ति तो मेरी नक्षत्र उंगली के करीब है। पार्थ की अभिव्यक्ति थोड़ी हिल गई। दिलचस्प। देवांश डोभाल इस हमले को देखकर मुस्कुराया और हल्की सांस ली। जैसे ही उसने ऐसा किया सभी को एक गहरे भूरे रंग की आध्यात्मिक शक्ति दिखाई दी। निर्मित आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा अनाहत चक्र के सामान्य साधक से अधिक थी। उसने यह कैसे किया? देवांश डोभाल ने अपना हाथ लहराया और उससे निकली रोशनी ने एक आवाज के साथ नीचे के पत्थरों को टुकड़ों में काट दिया, जिससे एक बवंडर बन गया। उसके हाथ की इस भयानक ऊर्जा ने मानो हवा को परेशान कर दिया था। यह देवांश डोभाल द्वारा इस्तेमाल की गई सबसे शक्तिशाली चाल थी। बूम! दोनों के भयानक हमले आपस में टकराए और एक छोटे बवंडर का निर्माण किया। उस पल में केवल दो धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं और वे धूल में की हुई थीं। दर्शक लकड़ी के बूंद की तरह अवाक होकर सामने के नजारे को देख रहे थे। मजबूत, इतना मजबूत, सभी ने ठंडी सांसें लीं। इन दोनों की तुलना में पहले के सारे मुकाबले बच्चों का खेल की तरह थे। यह विश्वास करना कठिन है कि ये लोग केवल अनाहत चक्र के ही योद्धा हैं। अंत में जो भयानक ऊर्जा देवांश ने निर्मित की वो महावीर योद्धा के स्तर के करीब थी। महत्वपूर्ण मेहमानों ने और चीजें देखी और समझा कि महावीर योद्धा की शक्ति कितने भयानक होती थी। ऋषभबिष्ट का शरीर कांपने लगा, जिससे वो नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही मुंह से खून निकलने लगा। उसने अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके खुद को जमीन से ऊपर उठने की कोशिश की। डर और अनिच्छा के भाव अभी भी उसके चेहरे पर मौजूद थे। वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो न केवल हारा, बल्कि उससे भी बुरा, वो 10 चालों में ही हार गया। 10 चाल और देवांश डोभाल, क्या इस कीर्तिमान को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता? ऋषभ भाई कैसे हार सकते थे? वो भी केवल 10 चालों में हारना, ये तो नामुमकिन है। विश्वजीत, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। ऋषभबिष्ट उसके लिए भगवान की तरह था। ऋषभ 10 चालों में हार गया। पार्थ खुद हैरान था। उसने ये तो सोचा था कि ऋषभबिष्ट हार जाएगा, लेकिन सिर्फ 10 चालों में। बिल्कुल नहीं। इस समय अन्य सभी उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई राक्षस हो। तो क्या होगा आगे? और विश्वजीत पार्थ के साथ लगाई गई शर्त को पूरा करेगा, या फिर ऋषभ की इस हार के लिए भी पार्थ को ही दोषी ठहराया जाएगा? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है, इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 52 पार्थ की चाल। अध्याय 52 पार्थ की चाल। ऋषभबिष्ट हार गया था। गुरुकुल के बाकी लोगों ने तुरंत पार्थ को आश्चर्य से देखा। एक बार फिर उसकी कही बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऋषभबिष्ट सिर्फ 10 हमलों में ही हार जाएगा। वाकई पार्थ की बात सही निकली। ऋषभबिष्ट तो इस बार भी देवांश डोभाल के 10 हमलों में ही हार गया। मतलब आज की स्थिति बिल्कुल पिछली बार जैसी ही है। पुष्पराज ने आप भरते हुए कहा, आप इस पार्थ की तरह कैसे हो सकते हैं? आपको भाई ऋषभ के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। पुष्पराज की भौहें टेढ़ी होगी। आखिरकार वे सभी एक ही परिवार से थे और यहाँ पर ऋषभबिष्ट के हारने का मतलब था कि पूरे गुरुकुल के लिए ये बहुत शर्म की बात थी। ऊपर से हम ही ऋषभ की कमजोरी की बात करके अपनी छवि और भी खराब कर रहे हैं।
काली जुबान विश्वजीत ने गंभीर रूप से कहा, जैसे कि पार्थ की भविष्यवाणी के कारण ऋषभ बिष्ट हार गया हो। आप इसके लिए मुझे दोष दे रहे हैं। पार्थ मुस्कुराया, उसने अपना सिर हिलाया और ठंडेपन से कहा, क्या आप हमारी शर्त भूल गए हैं? क्योंकि हारने वाले पक्ष को दूसरे व्यक्ति से माफी मांगनी है, ना कि ताना मारना है। शर्त? क्षमा मांगना? विश्वजीत का चेहरा तुरंत जम गया और उसने दूसरा कोई शब्द नहीं बोला। ठीक है, मैं तुमसे हारने के लिए माफी मांग सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बेशर्म कृत्य के लिए अपना सिर नहीं झुकाऊंगा, विश्वजीत ने अपमान से कांपते हुए कहा। हारने का मतलब है हारना? वैसे भी मैंने तो 20 हमलों में हारने की शर्त लगाई थी, लेकिन ऋषभ तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर निकला। पार्थ ने तिरस्कार से देखा। तुम यदि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम देवांश डोभाल को चुनौती क्यों नहीं देते? यदि तुम उसकी 10 चालों को रोक सकते हो तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा और मैं चुपचाप अपना सिर झुका लूंगा, विश्वजीत ने नफरत से कहा। क्योंकि ऋषभ बिष्ट सिर्फ 10 चालों में ही हार गया था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि पार्थ 10 से ज्यादा हमलों का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। देवांश डोभाल की आंखों ने युवा पीढ़ी की प्रतिभाओं का अवलोकन किया और उसकी नजर आखिरकार पार्थ पर आकर ठहर गई। क्या आप मेरे साथ मुकाबला करना पसंद करेंगे? हिमगिरी गुरुकुल के अन्य सभी शिष्य हैरान रह गए, यहाँ तक कि विश्वजीत, जो अभी बहस के बीच में ही था, ये सुनकर दंग रह गया। लेकिन जब उसने महसूस किया कि देवांश डोभाल पार्थ को चुनौती दे रहा है, तो उसके सदमे की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ग्लानि में बदल गई। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं, मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर मैं आपकी कितनी चालें रोक सकता हूँ, पार्थ ने विश्वजीत की ओर देखते हुए चंचलता से कहा। हालांकि पार्थ की ओर देखते ही विश्वजीत के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात कहना जारी रखा। यदि तुम 10 से अधिक हमलों का सामना सकते हैं तो मैं पूरे दिल से तुमसे माफी मांग लूंगा। इस बार उसने 10 चालों तक सामना करने को नहीं कहा, बल्कि 10 चालों से अधिक का सामना करने को कहा। आखिरकार देवांश डोभाल को 10 चालों वाला देवांश डोभाल कहा जाता था। 10 चालें तो बहुत कम है, ये मुकाबला कम से कम 30 नहीं 50 चालों तक तो चलेगा ही, पार्थ ने विस्मित गुरुकुल शिष्यों के समूह को पीछे छोड़ते हुए लापरवाही से कहा। उसके अंदर इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? अभिमानी ऋषभ बिष्ट, जो अखाड़े से लौट रहा था, उसकी बातें सुनने में कामयाब हो गया और उसका चेहरा गुस्से में काली पड़ गया। यदि वो शीर्ष गुरुकुल शिष्य होकर भी हार गया तो भला और किसके पास मौका था? अखाड़े के बीचों बीच पार्थ धीरे धीरे देवांश डोभाल की ओर चला और कहा, मैं आपके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। मेरा अनुमान गलत नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि यहाँ पर केवल एक आप ही हैं जो मेरे सच्चे प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, देवांश डोभाल ने शांति से कहा। आप अभी लड़े हैं, मैं आपको अपनी शक्ति वापस पाने के लिए 10 सांसों का समय देता हूँ, पार्थ ने शांति से कहा। अभिमानी दर्शकों के बीच चर्चा छिड़ गई। क्या उसने गलत दवा खा ली? क्या देवांश डोभाल को उससे लड़ने के लिए ठीक होने की जरूरत है? बस मुकाबले का मजा ले। अन्य प्रतिभाओं ने आश्चर्य से पार्थ को देखा और मुकाबला शुरू होने का इंतजार करने लगे। हा, उसे क्या लगता है कि उससे मुकाबला करने के लिए देवांश डोभाल को अपनी ऊर्जा वापस पाने की जरूरत होगी? मंडप के अंदर विश्वजीत पार्थ का मजाक उड़ाते हुए हंस रहा था। जल्द ही दर्शकों का ध्यान देवांश डोभाल पर लौट आया। आखिरकार ऋषभ बिष्ट से लड़ते समय देवांश डोभाल ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। ठीक है, देवांश डोभाल ने पार्थ को गहराई से देखा और अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। क्या देखने वालों को झटका लगा? विश्वजीत के चेहरे पर मुस्कान जम गई। देवांश डोभाल पार्थ को इतने महत्वपूर्ण क्यों मान रहा है? मुझसे लड़ते वक्त उसने आराम करने से भी मना कर दिया था। ऋषभ बिष्ट को लगा डोभाल ने एक ही दिन में उसे दूसरी बार हरा दिया है। वो बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। देवांश डोभाल आराम करने के बाद जाहिर तौर पर अपनी चरम अवस्था में पार्थ से लड़ने वाला था।
एक सांस, दो सांस, तीन सांस। देवांश डोभाल के ठीक होते ही वहां सन्नाटा छा गया। अंत में 10 सांसें बीत चुकी थीं। देवांश डोभाल धीरे धीरे खड़ा हुआ और यह स्पष्ट था कि वे अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया था। 10 सांसें। आप वास्तव में सामान्य नहीं हैं। देवांश डोभाल ने पार्थ को गहराई से देखा। ऋषभ से हुए मुकाबले से पहले देवांश डोभाल को लड़ने के लिए बिल्कुल भी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन उसने ऋषभ बिष्ट, जो कि अनाहत चक्र पर था, उसके साथ लड़ाई की थी, इसलिए इस बार उसने अधिक ऊर्जा खर्च की थी। देवांश डोभाल समझ गया था कि उसे अपनी चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए 10 सांसों की आवश्यकता थी और संयोग से ये उतना ही समय था जो पार्थ ने उसे ठीक होने के लिए दिया था। इस सटीकता ने देवांश डोभाल को स्तब्ध कर दिया और वो पार्थ को लेकर और भी गंभीर हो गया। तो मुकाबला अब शुरू होता है। पार्थ को बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई, इसके बजाय उसे रोमांच का एहसास हो रहा था। सूक्ष्म कदम तकनीक उसने अपनी तेज गति का इस्तेमाल किया और खुद पहले हमला करने का फैसला किया था। सूक्ष्म कदम तकनीक एक शीर्ष उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक थी, लेकिन जब तैरती नौका के साथ इसका प्रयोग किया गया तो यह शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक के बराबर हो गई थी। पार्थ ने जो भी कदम उठाया वे हल्का और फुर्तीला था, जैसे कि वो हवा के साथ एकरूप हो गया हो। ड्रैगन मुष्टिका। पार्थ ने कोई आकर्षक चाल नहीं चली और उसने बस एक साधारण मुक्का मारा। वह जानता था कि देवांश डोभाल की समझ हटनी पीढ़ी के लोगों से बहुत आगे निकल गई है। चालाक चालों का इस्तेमाल करके उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। ड्रैगन मुष्टिका। देवांश डोभाल ने भी उसी तकनीक का प्रयोग किया जो चरम स्तर पर पहुंच गया था और दोनों मुक्के आपस में भिड़ गए। बूम। मुट्ठियों के आपस में टकराने से वहां हड़कंप मच गया। पार्थ की मुट्ठी का सामना करते हुए देवांश डोभाल केवल थोड़ा सा कांपा, लेकिन वे पीछे नहीं हटा। विघटित वायु उंगली। छोटा बादल। देवांश डोभाल की आंखें काफी तेज थीं, उसने तुरंत ही वापस पार्थ पर हमला किया। पार्थ ने इस बार भी उसका मुकाबला करने के लिए ड्रैगन मुष्टिका का इस्तेमाल किया। बूम। इन वार को झेलते समय पार्थ ने महसूस किया कि उसका हाथ सुन्न हो गया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि देवांश डोभाल ने जिन दो कौशलों का इस्तेमाल किया था उन्होंने एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बिठाया, और जब उसने अचानक अपनी तकनीक को विघटित वायु उंगली से छोटे बादल में बदल दिया तो इसने पार्थ को अचंभित कर दिया। छोटा बादल विशेष रूप से एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर हमला करता है और भले ही किसी ने शरीर को मजबूत करने वाली तकनीक सीखी हो, उन पर भी एक निश्चित प्रभाव पड़ता है। ड्रैगन मुष्टिका। पार्थ ने पीछे हटने के बजाय हमला कर दिया। देवांश डोभाल हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि फौलादी दीवार तकनीक इतनी मजबूत थी कि उसके छोटे बादल का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। बादल शतरंज कदम। देवांश डोभाल तुरंत पीछे हट गया, जिससे देखने वालों ने डर के मारे अपनी सांसें रोक ली। देवांश डोभाल के पीछे हटने के अपने कारण थे। एक तो पार्थ अपने छोटे बादल तकनीक से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। दूसरे, पार्थ की मुट्ठी की आभा और शक्ति उसकी अपेक्षाओं से अधिक थी। ड्रैगन मुष्टिका। पार्थ की मुट्ठी जलते हुए ड्रैगन की तरह थी जो उस पर आ गई। इस मुक्के का स्तर चरम सीमा को भी पार कर चुका था। अगली दो चालों में पार्थ देवांश डोभाल पर पूरी तरह से हावी था। हालांकि देवांश भाग्यशाली था कि उसके पास बादल शतरंज कदम था, जो बेहद विचित्र और अप्रत्याशित था, जिससे वह जल्दी से बच गया। बादल शतरंज कदम और हल्के से सूक्ष्म कदम तकनीक। उनमें से एक अप्रत्याशित था, जबकि दूसरा बेहद तेज था। दोनों प्रतिद्वंद्वियों ने एक दूसरे पर कई वार किए। गति और चपलता के मामले में पार्थ का पल्ला भारी था, लेकिन देवांश डोभाल का बादल शतरंज कदम बहुत अप्रत्याशित था, जैसे कि यह एक युद्ध कला तकनीक नहीं बल्कि एक जाल हो। छठी चाल। 7वीं चाल। देवांश डोभाल ने धीरे धीरे बढ़त हासिल करना शुरू कर दिया।
पार्थ ने जानबूझकर अपनी दाहिनी आंख का इस्तेमाल नहीं किया और इस वजह से उसे कई बार चोट लगी। लेकिन चूंकि उसकी फौलादी दीवार तकनीक अब 5वें स्तर पर पहुंच गई थी, इसलिए इसने सभी हमलों के प्रभाव को कम कर दिया। देवांश डोभाल ने भी महसूस किया कि उसका प्रतिद्वंदी बेहद चालाक था। उसकी खुद की इंद्रियां महावीर योद्धा के बराबर थीं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने प्रतिद्वंदी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। एक या दो बार जब देवांश डोभाल ने पार्थ के शरीर पर प्रहार भी किया, तो ऐसा लगा जैसे वो किसी धातु के टुकड़े पर मुक्का मार रहा हो। इससे उसे बहुत धक्का लगा। पार्थ वास्तव में चालाक था। सबसे पहले, पार्थ बेहद सजग था और युद्ध की समझ काफी अधिक थी। दूसरे, उसकी गति और रक्षा कौशल सभी शक्तिशाली थे। जब तक देवांश डोभाल पार्थ के महत्वपूर्ण अंगों पर हमला नहीं करता, पार्थ को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा पार्थ बहुत तेज भी था। इससे पहले जब उसने राजेश बहुगुणा के साथ मुकाबला किया था, तो यह पहले से ही साबित हो गया था कि उसकी गति शीर्ष स्तर की थी। और इतना ही नहीं, देवांश डोभाल को लगा कि पार्थ की गति और भी तेज हो सकती है। उन्हीं कारणों से देवांश कभी कभी पीछे हट जाता था, जिससे पार्थ को उसकी गति का अतिरिक्त लाभ न मिले। 8वीं चाल, 9वीं चाल। जितने भी दर्शक मुकाबला देख रहे थे वे चकित रह गए। शुरू से लेकर अब तक किसी ने भी देवांश डोभाल के साथ 10 से अधिक हमलों का आदान प्रदान नहीं किया था। पुष्पराज ने 6 हमलों का आदान प्रदान किया और राजेश ने 7 हमलों का आदान प्रदान किया। यहाँ तक कि उच्चतम साधना वाला ऋषभिष्ट सिर्फ 10 हमलों के भीतर हार गया। बहुगुणा इस समय पार्थ ने 9 हमले पहले ही कर लिए थे। अब ये दोनों अपनी 10वीं चाल चलने जा रहे थे। देवांश डोभाल की आंखें बिजली की तरह थीं, जिससे उसने पार्थ पर पैनी नजर बना कर रखी। उसने तुरंत बादल शतरंज कदम और कुछ अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया। एक साथ इतनी सारी तकनीकों का उपयोग किए जाने की वजह से इस हमले में अकल्पनीय शक्ति थी। नक्षत्र उंगली। पार्थ ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी उंगली में संघनित किया और कुछ बार प्रहार किया। टोंग टोंग टोंग। प्रत्येक उंगली धातु की मोटी परतों को भी भेद सकती है। पार्थ की हर उंगली तेज, सटीक और बेहद शक्तिशाली थी। 9वीं चाल, 10वीं चाल। दोनों के लड़ने की आवाज के अलावा वहां और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बादल हवा का वार। देवांश डोभाल ने अपने हाथ को लहराया, जिससे उसके पैरों के नीचे चट्टान की एक परत हर दिशा में चली गई। ये वही चाल थी जिसने ऋषभिष्ट को पछाड़ दिया था। तीसरा रुख, नक्षत्र उंगली। पार्थ की उंगलियों ने हवा के माध्यम से एक अजीब लकीर छोड़ दी। ऐसा लगा जैसे कि ये एक उल्का हो। असंभव। उसकी नक्षत्र उंगली तीसरे स्तर पर कैसे पहुंच सकती है, ऋषभिष्ट ने कहा। पार्थ की वो तेज उंगली देवांश डोभाल के शरीर से टकरा गई, जिससे तेज धमाका हुआ। इस हमले के प्रभाव से आसपास धूल जमा हो गई। 10वीं चाल। 2 मानव आकृतियां अगल बगल खड़ी थीं। उनमें से कोई भी हिल नहीं रहा था। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ इस 10वें हमले का सफलतापूर्वक सामना कर लेगा, या फिर देवांश का रिकॉर्ड अभी भी बरकरार रहेगा? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है, इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 53 देवांश डोभाल से जूझना। अध्याय 53 देवांश डोभाल से जूझना। 10वीं चाल। मुकाबला देखने वाली सभी प्रतिभाओं ने अपनी सांसें थाम ली, क्योंकि वे उन दोनों आकृतियों को गौर से देख रहे थे। उनके बीच में ऋषभिष्ट और विश्वजीत के चेहरे पर बेहद बदसूरत भाव थे। 10 चालें। वो ऐसे कैसे? ऋषभिष्ट का चेहरा खतरनाक रूप से जल उठा। सम्मेलन की शुरुआत से लेकर अब तक केवल वही था जो देवांश डोभाल के 10 हमलों का सामना कर सका, भले ही वह 10वीं चाल में हार गया हो। लेकिन अब, जिसे वो खुद से कमजोर समझकर तिरस्कार से देखता था, वो भी देवांश के 10 हमलों का सामना कर सकता था।
हिमगिरी गुरुकुल के शीर्ष प्रतिभा होने के नाते वो ऐसा कैसे होने दे सकता था। वह और भी डर गया जब उसने सोचा कि पार्थ देवांश से जीत भी सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है। विश्वजीत का चेहरा उदास था। उसने पार्थ के साथ कई बार दांव लगाया था, फिर भी वो उन सभी को हार चुका था। पार्थ का प्रदर्शन उसके दिल के भगवान ऋषभ बिष्ट से कहीं से भी कमजोर नहीं था। वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं, बल्कि बेहतर है। धीरे धीरे धूल नीचे गिर गई और दोनों साथ साथ खड़े हो गए। देवांश डोभाल और पार्थ दोनों की बाहें आपस में जुड़ी हुई थीं। दोनों ने तेजी से सांस ले रहे थे। देवांश डोभाल के शरीर पर एक गहरा घाव था जिससे दर्द के कारण उसकी भौहें टेढ़ी हो गईं। दूसरी ओर पार्थ सीधा खड़ा था। हालांकि उसकी कमीज फट गई थी, लेकिन वो घायल नहीं हुआ था क्योंकि उसकी फौलादी दीवार तकनीक 5वें स्तर पर पहुंच गई थी। रक्षा शक्ति के रूप में उसके पास फौलादी दीवार तकनीक थी। गति के मामले में उसके पास तैरती नौका थी और आक्रमण के लिए उसके पास नक्षत्र उंगली थी। वो हर मामले में अव्वल दर्जे का था। बिना हारे 10 चाल तमाशा देख रहे युवकों में अफरा-तफरी मच गई। देवांश डोभाल की 10 चालों की किंवदंती आखिरकार टूट ही गई। कोई था जो उसके साथ 10 हमलों का आदान प्रदान कर सकता था। ये दृश्य ऋषभ बिष्ट और विश्वजीत के चेहरों पर एक भारी हथौड़े की तरह था। पुष्पराज, हरिकेश और श्रीवली सभी के चेहरे पर सदमे के भाव थे। किसने सोचा होगा कि हिमगिरी गुरुकुल के भीतर इतना भयानक काला घोड़ा था। नहीं, वो बहुत समय पहले काला घोड़ा हुआ करता था। बाहरी शिष्यों की प्रतियोगिता से लेकर मुख्य प्रतियोगिता और फिर प्रतिभा सम्मेलन, पार्थ ने हर जगह अपनी प्रतिभा को साबित किया था। शानदार और बेहद मजबूत। राधा की आंखें खुशी से चमक उठी। इससे पहले उसने कहा था कि वो 30 नहीं बल्कि 50 चालें बदल सकता है। विश्वजीत ने अपने दांत भींचे और अनिच्छा से कहा। हालांकि पार्थ का प्रदर्शन ऋषभ बिष्ट से भी बेहतर था, लेकिन फिर भी वो उसके आगे झुकना नहीं चाहता था। देवांश डोभाल, मुझे लगता है कि आपकी तथाकथित 10 चालों का आपके बादल शतरंज कदम के साथ किसी प्रकार का संबंध होना चाहिए। 10 कदमों का एक जाल तैयार करना और उससे होने वाले नुकसान से निपटने के लिए ऊर्जा की छोटी मात्रा का उपयोग करना। पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं। आपके 10 चाल चलने का मतलब है कि आपकी ताकत कम से कम मेरे बराबर है, या मेरी तुलना में भी कहीं ज्यादा है। देवांश डोभाल की आंखों में एक खतरनाक रोशनी कौंध गई। दोनों की नजरें आपस में थीं। उनमें से कोई भी तुरंत हमला कर सकता था। हाँ, आप कुछ ज्यादा ही विनम्र हो रहे हैं जब तक कि आपकी साधना केवल मणिपुर चक्र के शिखर पर न हो, पार्थ ने गहरे अर्थ के साथ कहा। देवांश डोभाल का चेहरा अचानक और गंभीर हो गया। धातु मुष्टिका। पार्थ ने तुरंत हमला किया जबकि देवांश डोभाल अभी भी थोड़ा विचलित था। इस बार उसने ड्रैगन मुष्टिका या यहाँ तक कि नक्षत्र उंगली का भी इस्तेमाल नहीं किया। उसने सबसे बुनियादी तकनीक का इस्तेमाल किया, धातु मुष्टिका। इस दौरान सबसे सरल तेज हमले का सबसे अच्छा प्रभाव पड़ा और धातु मुष्टिका पार्थ का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाली तकनीक थी। लेकिन देवांश डोभाल भी कोई कम नहीं था। उसकी इंद्रियां अनाहत चक्र की सीमा को पार कर गई थी और ये महावीर योद्धा के बराबर थी। जैसे ही पार्थ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित किया और अपने मुक्के से वार किया, देवश ने भी अपनी हथेली को सामने करके प्रतिक्रिया दी थी। बूम! मुक्के और हथेली के बीच की टक्कर ने देवांश डोभाल को पीछे की ओर गिरा दिया। पार्थ ने फौलादी दीवार तकनीक का प्रशिक्षण लिया था और इसलिए रक्षा शक्ति को इसका लाभ मिला। तथ्य यह है कि उसने पहले हमला किया और उसके मुक्के में देवांश डोभाल की हथेली से भी ज्यादा ताकत थी। ड्रैगन मुष्टिका। पार्थ ने जीत रहा था, इसलिए उसने और अधिक दबाव डाला और उसकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे मणिपुर चक्र के शीर्ष पर पहुंचने लगी। अपनी पहली 10 चालों के बाद पार्थ देवांश डोभाल को पीछे की तरफ धकेल रहा था। दर्शक दहशत में भरे हुए थे और सांस रोकर बस मुकाबला देखते रहे।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि उत्तरकाशी में एक और प्रतिभाशाली युवा होगा जो देवांश डोभाल से लड़ सकता है। 11 चालें, 12 चालें, 13 चालें। पार्थ ने पहली 20 चालों के लिए नियंत्रण बनाकर रखा। अपनी दाहिनी आंख से उसने देखा कि देवांश डोभाल के शरीर के अंदर हल्की चोट थी, इसलिए उसने उसे कोई आराम नहीं दिया। देवांश डोभाल को उस मामूली आंतरिक चोट को ठीक करने के लिए कुछ समय हासिल करने के लिए पीछे हटना पड़ा, लेकिन पार्थ को दाहिनी आंख की वजह से ये पहले से पता था, इसलिए उसने देवांश डोभाल को ठीक होने के लिए कोई समय नहीं दिया। मुकाबले में आए इस बदलाव से दर्शक दंग रह गए। हिमगिरी गुरुकुल के मंडप के अंदर ऋषभ बिष्ट का चेहरा बेहद बदसूरत था और उसकी दोनों मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थीं। पार्थ की साधना उससे भी कम थी। फिर वो देवांश डोभाल के साथ बराबरी का मुकाबला कैसे कर सकता है? बड़े पेड़ के नीचे। हाँ, दिलचस्प। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उत्तरकाशी जैसे छोटे से नगर में दो अविश्वसनीय प्रतिभाएं होंगी। इन दोनों की क्षमता को श्रीनगर के शीर्ष 5 प्रतिभाओं में स्थान दिया जा सकता है। चांदी का कवच पहने व्यक्तियों में से एक ने कहा, अगर इन दोनों को अन्य संगठनों द्वारा ले लिया जाता है तो हमें इसकी सूचना प्रमुख को देनी चाहिए। दूसरे ने सावधानी से कहा। मंच के बीच में दोनों प्रतिद्वंद्वियों ने मुकाबला जारी रखा, लेकिन उन दोनों में से कोई भी जीता नजर नहीं आ रहा था। 20 चालें, 21 चालें, 22 चालें। 22 चालों के बाद देवांश डोभाल धीरे धीरे ठीक होने लगा। उनका बादल शतरंज कदम तकनीक तेज गति का मुकाबला करने के लिए धीमी और स्थिर गति का उपयोग करने में अच्छी थी। इसके अलावा उसने खुद को पार्थ के साथ टकराने से रोका। पार्थ शुद्ध शारीरिक ताकत के मामले में बहुत मजबूत था, और एक बार जब उसने नक्षत्र उंगली का इस्तेमाल किया तो उसका प्रभाव अनाहत चक्र के शीर्ष योद्धा के बराबर हो जाता था। इसका मतलब यह था कि ऋषभ बिष्ट, जो अनाहत चक्र तक पहुंच चुका था, वो भी हार जाएगा। इसलिए देवांश डोभाल को कभी कभी पीछे हटना पड़ता था और आराम करने के लिए कुछ समय निकालना पड़ता था। 30 चाल, 35 चाल। अंत में 35वीं चाल बाद देवांश डोभाल मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहा। लड़ाई अब और भी अधिक तेज और खतरनाक हो गई। देवांश डोभाल कभी कभी चुपके से हमला कर देता था और इसके लिए वो बादल शतरंज कदम को प्रयोग करता था, जिससे उसका हमला और भी भ्रामक बन जाता था। लेकिन पार्थ की सजगता अविश्वसनीय रूप से तेज थी। महत्वपूर्ण क्षण में वो अपनी दाहिनी आंख से देखता कि देवांश डोभाल कैसे हमला करेगा। उसने ये कैसे किया? क्या वो भी मेरे जैसा ही है? क्या उसके पास महावीर योद्धा की समझ है? देवांश डोभाल ने उत्सुकता से सोचा। 50 चाल, 60 चाल। अभी भी कोई नहीं जीत रहा था। धम! विश्वजीत असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इससे पहले उसने पार्थ के साथ शर्त लगाई थी कि अगर वो 10 चालों का आदान प्रदान कर सकता है तो वो अपनी हार स्वीकार कर लेगा। लेकिन उस समय पार्थ ने हंसकर कहा था 10 चालें बहुत कम है, कम से कम 30, नहीं 50 चालें। और इस समय दोनों ने 60 से अधिक हमलों का आदान प्रदान किया था और इसके बावजूद अभी तक जीत या हार का कोई संकेत नहीं था। 60 चाल, 70 चाल। दोनों के हमले और भी अधिक उग्र हो गए। अंत में वे 80 से 90 चालों तक पहुंच गए। देवांश डोभाल ने एक गहरी सांस ली और उसकी स्वर्ग के साथ एकीकरण वाली आभा और भी स्पष्ट हो गई। ये आभा घाटी में उस शर्मीली लड़की की आभा के समान थी, फिर भी यह बहुत ही धुंधली थी। इस आभा का सामना करते हुए पार्थ को ऐसा लगा जैसे वह एक चींटी हो। उस एहसास ने उसे ठीक से सांस लेने से भी रोक दिया। 90 चालों के बाद देवांश डोभाल द्वारा किए गए हर हमले में गहरा अंतर्ज्ञान शामिल था, जो कि उसके स्वर्ग के साथ एकीकरण की आभा से प्रेरित था। अब पार्थ की दाहिनी आंख भी धीरे धीरे खुली और एक हल्की सुनहरी चमक ने उसकी आंख को ढक लिया। अचानक से देवांश डोभाल की हर हरकत अब 10 गुना धीमी हो गई थी।
गहरे काले आयाम के अंदर देवांश डोभाल की एक छाया आकृति दिखाई दी और पार्थ ने उसके द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया को बार बार दोहराया। छाया आकृतियों के प्रत्येक हमले में गहरी अंतर्दृष्टि थी और उन्हें लड़की की तुलना में समझना आसान था। चूंकि उसने पहले से ही उस रहस्यमय पवन हथेली से कुछ अंतर्ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पार्थ ने तुरंत इस आभा को जान लिया। पार्थ ने अचानक अपने तैरती नौका, सूक्ष्म कदम तकनीक और धातु मुष्टिका को एक में मिला दिया और साथ ही उसके शरीर पर देवांश डोभाल के समान आभा दिखाई देने लगी। पार्थ ने देवांश डोभाल के हमले के जवाब में अपनी हथेली आगे कर दी। पार्थ की हथेली का स्पर्श पाते ही देवांश डोभाल का शरीर तुरंत पीछे हट गया। उसका चेहरा सदमे से भर गया। क्या? उसकी हथेली? उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि पार्थ की हथेली द्वारा उसकी आभा चुरा ली गई है। अगर ये सच हुआ तो बहुत भयानक होगा। देवांश डोभाल ने एक गहरी सांस ली और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संगठित किया। उसकी सभी इंद्रियां महावीर योद्धा के बराबर थीं और उसकी गति और ताकत अनाहत चक्र के योद्धा से कहीं अधिक थी। यही कारण था कि वह ऋषभबिष्ट को हरा सके। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि पार्थ की दाहिनी आंख ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति और रक्त प्रवाह में होने वाले सभी बदलावों पर नजर रखी थी। तो यह इस प्रकार है। पार्थ ने जल्द ही उस आभा के बारे में और समझ हासिल कर ली। नक्षत्र उंगली। पार्थ की उंगली हवा में ऊपर की ओर गई और इस बार यह पहले से भी अधिक शक्तिशाली थी। नक्षत्र उंगली आध्यात्मिक शक्ति को एक बिंदु में घनीभूत करने के बारे में भी था। यह जानने के बाद कि कैसे देवांश डोभाल ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को घनीभूत किया, पार्थ की नक्षत्र उंगली को इस अंतर्ज्ञान से काफी फायदा मिला। जबरदस्त! मेरी नक्षत्र उंगली अब तीसरे स्तर के चरम पर पहुंच रही है। वह वास्तव में देवांश डोभाल को धन्यवाद देना चाहता था। सबसे पहले उसने उस रहस्यमय आभा के बारे में कुछ अंतर्ज्ञान प्राप्त किया। दूसरे, उसने आध्यात्मिक शक्ति को अधिक कुशलता से घनीभूत करना सीखा था। 92 चालें, 93 चालें। पार्थ और भी बहादुरी से लड़ा। हालांकि देवांश डोभाल हार नहीं मान रहा था, फिर भी वो बढ़त हासिल भी नहीं कर पा रहा था। जिस चीज ने उसके जोश ठंडा कर दिया वो पार्थ की अद्भुत क्षमता थी। वो पार्थ को और भी मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था। पार्थ की आभा और आध्यात्मिक शक्ति लगभग पूरी तरह से उसके समान होने लगी थी। यह आदमी किस तरह का व्यक्ति था, देवांश डोभाल ये स्वीकार किए बिना नहीं रह सका कि वो अपने असली प्रतिद्वंद्वी से मिल चुका था। उसकी विशेषता उसका आत्मज्ञान था, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी की सीखने और समझने की गति उससे भी तेज थी। 95 चालें, 96 चालें। वे दोनों 100 चालों के करीब पहुंच हो रहे थे। उपस्थित सभी लोगों ने अपनी सांसें थाम लीं। अंतिम परिणाम के लिए उनकी आंखें विस्मय और उत्साह से भरी थीं। नियमों के अनुसार जब मुकाबले में 100 हमलों का आदान प्रदान हो जाए तो उपस्थित उच्च वर्ग और मेजबान व्यक्ति विजेता का फैसला करेंगे। हालांकि 99 कदम पर देवांश डोभाल घूमकर 10 मीटर हवा में उछल जाता है। ये मुकाबला यही समाप्त होता है तो क्या होगा आगे? देवांश डोभाल के कहने का क्या मतलब था? क्या अब वो किसी अमोघ तकनीक का प्रयोग करने वाला है? और पार्थ अब क्या करेगा? या फिर देवांश का रिकॉर्ड अभी भी बरकरार रहेगा? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 54 राधा का जलवा। अध्याय 54 राधा का जलवा। ये मुकाबला यही समाप्त होता है। हर कोई हैरानी से उसे देख रहा था कि क्या देवांश डोभाल कोई घातक चाल तो नहीं चलने वाला है। पार्थ भी हैरानी से भरा हुआ था, इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित किया। आक्रमण के लिए उसके पास नक्षत्र उंगली थी और उसका सबसे मजबूत हमला रेखीय नक्षत्र उंगली का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया था। रक्षा के लिए उसकी फौलादी दीवार तकनीक 5वें स्तर पर पहुंच गई थी।
जिससे वो विशुद्ध चक्र के योद्धा के कुछ हमले रोक सकता था। इसके अलावा पार्थ की वास्तविक साधना भी अनाहत चक्र पर थी। देवांश डोभाल का चेहरा ठहरे हुए जल की तरह शांत था, लेकिन फिर उसने धीरे से अपने हाथ को नीचे किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करना बंद कर दिया। हम पार्थ थोड़ा हैरान हुआ। मैं हार मानता हूँ, देवांश डोभाल ने भावहीनता से कहा। हार स्वीकाराना क्यों? दर्शकों में अराजकता फैल गई। उनमें से अधिकांश लोग भ्रमित लग रहे थे। देवांश डोभाल ने हार मान ली, यहाँ तक कि कुछ पुरानी पीढ़ी के लोगों ने भी आश्चर्य में अपनी भौहें उठा दी। किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि देवांश डोभाल 99 हमले के बाद हार मान लेगा। आखिरकार मौजूदा स्थिति से पार्थ और देवांश डोभाल दोनों के जीतने की संभावना बराबर ही थी। उसने देवांश डोभाल को हरा दिया। विश्वजीत जमीन पर बेबस होकर बैठ गया और हवा में घूरता रहा। उसे आखिरकार एहसास हो गया था कि उसने किस राक्षस को उत्तेजित कर दिया था। पार्थ ने न केवल गुरुकुल की शीर्ष प्रतिभा ऋषभबिष्ट को पीछे छोड़ दिया था, बल्कि उसने उत्तरकाशी के शीर्ष प्रतिभा को भी हार मानने के लिए विवश कर दिया था। नहीं, तुम अभी हारे नहीं हो, पार्थ ने देवांश डोभाल को गहराई से देखते हुए औपचारिक रूप से कहा। उसकी दाहिनी आंख आध्यात्मिक शक्ति और रक्त प्रवाह को आसानी से समझ सकती थी और देवांश डोभाल को देखकर पार्थ ये समझ सकता था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति ऋषभबिष्ट की आध्यात्मिक शक्ति से भी अधिक मजबूत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि देवांश डोभाल की साधना मणिपुर चक्र के शीर्ष पर नहीं थी, बल्कि उसकी वास्तविक साधना अनाहत चक्र के शिखर पर थी। उसने पहले ही उत्तरकाशी के सभी प्रतिभाओं को अपने पैरों तले कुचल दिया था। पहली बार जब उसने देवांश डोभाल का निरीक्षण किया था, पार्थ ने सोचा था यह व्यक्ति सरल नहीं था। जाहिर है पार्थ देवांश डोभाल की असली साधना के बारे में जानकर भी उससे नहीं डरा, क्योंकि उसके पास न केवल खुद मजबूत साधना थी, बल्कि उसे अपनी दाहिनी आंख की मदद भी मिली थी, जिससे उसे हार न मानने का आत्मविश्वास मिला। हमारी लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, देवांश डोभाल ने अपना सिर हिलाया। वो हारा नहीं था, बल्कि उसके ऐसा कहने का कारण ये था कि सभी को उसकी वास्तविक साधना और गुप्त हमलों के बारे में दूसरों को पता चल जाएगा। 2 और कारण भी थे। सबसे पहले, वो पार्थ से 2 साल बड़ा था और वो इस लाभ का उपयोग उसे हराने के लिए नहीं करना चाहता था। दूसरे, देवांश डोभाल की आभा और तकनीक पार्थ द्वारा चुरा ली गई थी। देवांश डोभाल के दृष्टिकोण से पार्थ एक राक्षस था। उसे और अधिक चालें दिखाने से प्रतिद्वंद्वी को ही लाभ होगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? अगर हम इसे बराबरी पर खत्म हुआ मान लें, अंकिता बहुगुणा ने मेजबान के रूप में कहा। पार्थ ने देवांश डोभाल की ओर देखा और दोनों ने सहमति में एक साथ सिर हिलाया। जरूर, पार्थ ने सहमति व्यक्त की और जबरदस्ती अपनी लड़ाई जारी नहीं रखी। आखिरकार नियमों के अनुसार लड़ाई 100 चालों से अधिक लंबी नहीं चलने वाली थी। मैं हमारी अगली लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहा हूं, देवांश डोभाल ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने शब्दों को समाप्त करने के बाद उसने तुरंत पहाड़ी को छोड़ दिया। इस दृश्य ने कई लोगों को भ्रमित कर दिया। क्या देवांश डोभाल सम्मेलन के बीच में ही वापस जा रहा था? कोई नहीं जानता था कि देवांश डोभाल के चले जाने के बाद वो फिर कभी उत्तरकाशी में दिखाई ही नहीं दिया। उत्तरकाशी में उसका अस्तित्व धीरे धीरे शून्य हो गया। कई सालों बाद में पार्थ उससे मिला। प्रतिभा सम्मेलन जारी रहा। देवांश डोभाल और पार्थ की लड़ाई ने सम्मेलन को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से बाद में होने वाले मुकाबलों में वो मजा नहीं रह गया था। अब 4 महान प्रतिभाओं को आखिरकार उनका स्थान मिल गया। पहला स्थान पार्थ और देवांश डोभाल, तीसरा स्थान ऋषभबिष्ट, चौथा स्थान अंकिता बहुगुणा। इस मामले में किसी ने भी अपनी असहमति दर्ज नहीं कराई, लेकिन इस प्रतिभा सम्मेलन में केवल एक ही काला घोड़ा नहीं था। मैं हिमगिरी गुरुकुल की शिष्या राधा
आपके कौशल को देखना चाहूंगी। राधा किसी ताजे खिले कमल की तरह शुद्ध और पवित्र थी। उसने तुरंत कई युवाओं का ध्यान आकर्षित किया। ये लड़की कितनी सुंदर है, मुझे तो लगता है कि जल्द ही ये अंकिता बहुगुणा को पीछे छोड़कर उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाएगी। तुम भविष्य की छोड़ो मुझे, तो अगर अभी अंकिता बहुगुणा और राधा में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं राधा को ही चुनूंगा। अबे जाके पहले अपनी शक्ल आईने में देख के आ, वो तो सिर्फ मेरी होगी। चर्चा छिड़ गई। राधा इतनी कम उम्र में मणिपुर चक्र पर पहुंच गई थी। उसकी क्षमता केवल पार्थ की क्षमता से ही कम थी, लेकिन पार्थ जानता था कि उसकी शक्ति का सारा श्रेय उसकी दाहिनी आंख को जाता है। अगर उसे ये आंख नहीं मिली होती तो राधा निश्चित रूप से हिमगिरी गुरुकुल में सबसे प्रतिभाशाली शिष्य होती। यहाँ तक कि ऋषभ बिष्ट भी इतनी कम उम्र में इस स्तर तक नहीं पहुंचा था। इसके अलावा राधा एक शाखा गुरुकुल से आई थी। साथ ही शक्तिवर्धक औषधियां और तकनीकें भी ऋषभ बिष्ट से बहुत ही कम मिल पाई थी। मैं जाऊंगा। डोभाल परिवार से मणिपुर चक्र का एक युवक सामने आया। यह व्यक्ति रघु डोभाल था, जो शक्ति के मामले में देवांश डोभाल के पीछे और सुधांशु डोभाल के बराबर था। वो इससे पहले केवल ऋषभ बिष्ट और अंकिता बहुगुणा से ही हारा था। ताकत के मामले में रघु डोभाल पुष्पराज के बराबर था, 4 महान प्रतिभाओं से सिर्फ एक कदम पीछे। तितली हथेली राधा हवा की तरह हल्की थी और उसकी हथेली बेहद कोमल और नाजुक थी। जैसे ही उसने हमला किया, उसने तुरंत अपनी उच्च श्रेणी की युद्ध कला तकनीक तितली हथेली का इस्तेमाल किया, जो लगभग चरम स्तर पर पहुंच गया था। दोनों प्रतिद्वंद्वी आपस में भिड़ गए। राधा सुंदर और नाजुक थी। 10 ही हमलों के आदान प्रदान के बाद राधा ने बढ़त बना ली थी। शारीरिक शक्ति के मामले में वो केवल पुष्पराज के बराबर थी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति का कौशल दिव्य श्वांस तकनीक थी, जो रघु डोभाल से कहीं बेहतर थी। दिव्य श्वांस तकनीक ने उसकी गति और आक्रामक कौशल को निखार दिया था, और जब वो 2 तकनीकों का एक साथ उपयोग करती थी तो वो सम्मान स्तर के अन्य लोगों को आसानी से हरा सकती थी। 30 चाल चलने के बाद राधा की शक्ति एक बार फिर बढ़ गई थी। उसकी हथेली नरम होने के साथ साथ सख्त भी थी और लड़ाई के दौरान ही वो अधिक से अधिक अंतर्ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। उसने अंकिता बहुगुणा की तरह ही एक उच्च श्रेणी के शरीर को मजबूत बनाने वाली तकनीक का भी प्रशिक्षण लिया है। सुधांशु डोभाल हैरान रह गया। राधा की शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक फौलादी दीवार तकनीक से कमजोर नहीं थी, लेकिन यह महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त थी। उसमें बहुत अधिक क्षमता है और उसने शायद अपनी असली ताकत छिपा ली है। पार्थ को अचानक रहस्यमय एक हाथ वाले बूढ़े व्यक्ति की याद आई। बूढ़ा व्यक्ति फौलादी दीवार तकनीक जैसी उच्च श्रेणी की कला तकनीक को पार्थ को दे सकता था। ये सच में अविश्वसनीय था। 30 चालों के बाद राधा ने और भी आक्रामक हमला किया और उसने आखिरकार रघु डोभाल को हरा दिया। राधा जीत गई। इस बार सम्मेलन में एक और काला घोड़ा था। राधा ने थोड़ी देर आराम किया और फिर उसने राजेश बहुगुणा को चुनौती दी। राजेश बहुगुणा 4 महान प्रतिभाओं में से एक थे, और हालांकि वो इस साल पहले स्थान पर तो नहीं आ सकता था, फिर भी वो मजबूत था। हल्के पंख कदम उड़ते बादल राजेश बहुगुणा ने अपने 2 कदम तकनीकों का इस्तेमाल किया, जो दोनों चरम स्तर पर पहुंच गए थे। गति के मामले में केवल पार्थ ही उसे पकड़ सकता था। मेघनौका राधा का कौशल अचानक बदल गया, क्योंकि उसने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तुरंत उसका शरीर बादल की तरह हल्का हो गया, जैसे ही वो हवा में किसी पंछी की तरह हो। मेघनौका, यह किस प्रकार का कौशल है? यह मेरे तैरती नौका से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। पार्थ हैरान था। उसने अंततः महसूस किया था कि फौलादी दीवार तकनीक के लिए दिव्य श्वांस तकनीक का आदान प्रदान करने में उसने बहुत जल्दबाजी दिखाई थी। शायद यह एक अच्छा सौदा था, क्योंकि दिव्य श्वांस तकनीक पूरी तरह से राधा के अनुकूल थी।
लेकिन ये तकनीक दिव्य श्वास तकनीक से भी ज्यादा गहरी थी। जैसे ही पार्थ ने आप भरी, जल्द ही स्थिति बदल गई। राजेश बहुगुणा हार रही थी। गति के मामले में राजेश बहुगुणा को फायदा नहीं हुआ क्योंकि राधा के पास मेघनौका थी। 50 से 60 चालों के बाद राजेश बहुगुणा आखिरकार हार गया। राजेश बहुगुणा को हराने के बाद राधा को 4 महान प्रतिभाओं में से एक बनने के लिए अब केवल शीर्ष 4 में से किसी एक को हराने की जरूरत होगी। अंत में प्रतिभा सम्मेलन समाप्त हो रहा था। इस समय राधा ने अंकिता बहुगुणा को चुनौती दी। 2 खूबसूरत लड़कियों के बीच की लड़ाई ने एक बार फिर सम्मेलन को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। राधा ने अंकिता बहुगुणा का मुकाबला करने के लिए मेघनौका का उपयोग करना जारी रखा। 100 चालों के बाद दोनों ने मुकाबले को बराबरी पर खत्म करने का फैसला किया, जिससे एक बार फिर अराजकता फैल गई। 4 महान प्रतिभाएं अब 5 महान प्रतिभाओं में बदल गई थीं। देवांश डोभाल, पार्थ, ऋषभ बिष्ट, अंकिता बहुगुणा और राधा। हिमगिरी गुरुकुल के पास 5 महान प्रतिभाओं में से 3 थे, जिससे बहुगुणा और डोभाल परिवार पर बहुत दबाव बन गया था। अंकिता बहुगुणा और राजेश बहुगुणा ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्होंने एक दूसरे की आंखों में चिंता देखी। हिमगिरी गुरुकुल की प्रतिभाएं बहुत भयानक थी। ऋषभ बिष्ट के अलावा पार्थ और राधा भी थे। पार्थ का उदय एक चमत्कार था। वो पहले से ही देवांश डोभाल के बराबर था, लेकिन देवांश डोभाल उम्र में पार्थ से बड़े थे, इसलिए प्रतिभा और ताकत के मामले में पार्थ पहले स्थान पर था। अंकिता मंच के पीछे पीले वस्त्र पहने एक बूढ़े आदमी ने कहा। श्रेष्ठ अंकिता बहुगुणा ने सम्मानपूर्वक कहा, कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूं कि आप करें, यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। पीले वस्त्र पहने आदमी ने धीरे से कहा। प्रतिभा सम्मेलन अंत में समाप्त हुआ। हिमगिरी गुरुकुल के शिष्य अपने मंडप से बाहर चले गए और नीचे की ओर जाने लगे। कई लोग पार्थ को भय और प्रशंसा के साथ देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में ईर्ष्या और घृणा भी थी। पार्थ, यह मत सोचो कि तुम सबसे अच्छे हो क्योंकि तुम पहले स्थान प्राप्त करने में कामयाब रहे। मैंने इस बार अपनी असली मारक चाल का इस्तेमाल भी नहीं किया। ऋषभ बिष्ट ने अहंकारी और आत्मविश्वासी तरीके से पार्थ को घूरते हुए ठंडेपन से कहा। तो क्या होगा आगे? क्या ऋषभ बिष्ट पार्थ को मारने की धमकी दे रहा है? और पार्थ उसकी इस धमकी का किस तरह से जवाब देगा? या फिर देवांश का रिकॉर्ड अभी भी बरकरार रहेगा? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है, इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 55 कामुक अदाओं का जाल। अध्याय 55 कामुक अदाओं का जाल, उसकी असली मारक चाल। ऋषभ बिष्ट के शब्दों ने दूसरों को झकझोर दिया। पार्थ ने उसे इस दावे को युद्ध कला पुस्तकालय के तीसरी मंजिल से जोड़ा। उस दिन उसने ऋषभ बिष्ट को तीसरी मंजिल में प्रवेश करते देखा था, लेकिन पहाड़ी पर ऋषभ बिष्ट ने केवल अपनी आकाशीय बादल उंगली का उपयोग किया था। अगर उसके पास असली मारक चाल थी तो उसने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? पार्थ के होठों पर एक मुस्कान आ गई। एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि ऋषभ बिष्ट को मार्शल आर्ट लाइब्रेरी के तीसरी मंजिल से मिली तकनीक पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया था। एक पेड़ के नीचे चांदी के कवच पहने 2 आकृतियों ने पूरा तमाशा देखा था। याद रखें, डोभाल और हिमगिरी गुरुकुल दोनों में एक एक महान प्रतिभा है। अब जाओ और हमारे प्रमुख को इसकी सूचना दो। चांदी का कवच पहने व्यक्तियों में से एक ने कहा। 2 चांदी की परछाइयां रात में विलीन होगी। वहां कौन है? दोनों अभी 200 मीटर ही आगे बढ़े थे कि एक पुरानी मगर जोरदार आवाज सुनाई दी। 2 रहस्यमयी लोगों को घूरते हुए एक पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग जमीन पर उतर गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने विशुद्ध चक्र के महावीर योद्धा को देखा है। 17वें भाई,
आप जा सकते हैं और अपने कौशल का अभ्यास कर सकते हैं। उसके जाते ही चांदी का कवच पहने आकृतियों में से एक हल्के से हंस पड़ी। हम्फ। बहुगुणा परिवार के महत्वपूर्ण स्थान पर घुसपैठ करने की हिम्मत कौन कर सकता है? पीले रंग के वस्त्र पहने बुजुर्ग की आंखें बहुत तेज थीं। उसने तुरंत ही हथेली से हमला किया। बूम! एक हरी रोशनी की चमक हवा में फैल गई। इसकी आवाज में एक गड़गड़ाहट मौजूद थी। उस दबाव में आसपास के पेड़ और चट्टानें चूर चूर हो गईं। परिवर्तन शक्ति हवा के माध्यम से लंबी दूरी तक हमला कर सकती थी। यह एक महावीर योद्धा की शक्ति प्रतीक था। उस हथेली की शक्ति स्वाधिष्ठान या मणिपुर चक्र के साधक को हवा के माध्यम से आसानी से कुचल सकती है। कमजोर चाल चांदी का कवच पहने आकृति, जो पीछे रह गई थी, उसने एक हाथ धीरे से उठाया और अपनी एक उंगली से उस हरी चमक की ओर हमला किया। एक गहरे नीले रंग की आध्यात्मिक शक्ति जो बेहद शक्तिशाली थी, एक भाले की तरह उस बूढ़े व्यक्ति के हमले से टकराकर उसे चकनाचूर कर दिया। अगले ही पल दोनों आकृतियों ने बिजली की तरह तेज हमलों का आदान प्रदान किया। अनाहत चक्र के साधक इन हमलों के खिलाफ प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम नहीं होंगे। बूम! जहां वे लड़ रहे थे वहां एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया, जिससे उस क्षेत्र में धूल भर गई। इन दोनों लोगों की शक्ति की तुलना उच्च श्रेणी के हिंसक पशुओं से की जा सकती थी। वाह! बूढ़े ने अपने मुंह खून की उल्टी की। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम कौन हो? क्या तुम्हें बहुगुणा परिवार के बदला लिए जाने का डर नहीं है? आखिरकार बहुगुणा परिवार उत्तरकाशी के 3 महान परिवारों में से एक था। उत्तरकाशी के 100 मील के दायरे में सभी गुटों के बीच इसकी जबरदस्त शक्ति थी। बहुगुणा परिवार? मेरे स्वामी का एक विचार ही तुम्हारे जैसे छोटे वंश को आसानी से नष्ट कर सकता है। इतना कहकर वो अंधेरे में विलीन हो गया। वे दोनों कहां से आ सकते थे? ऐसा लगता है कि वे किसी सेना की पोशाक पहने हुए थे। अच्छा नहीं है। क्या वे अफवाह वाली प्रताप सेना से हो सकते हैं? बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली। प्रताप सेना? इन शब्दों ने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। गढ़वाल में उत्तरकाशी केवल एक छोटा सा नगर था और उत्तरकाशी में बहुगुणा परिवार केवल एक छोटी सी सेना थी। उत्तरकाशी उन 10 छोटे नगरों में से एक था जो गढ़वाल प्रांत की निगरानी में था। प्रताप सेना गढ़वाल प्रांत के शक्तिशाली सैन्य संगठन था। समय की शुरुआत से प्रताप सेना केवल एक किंवदंती थी, क्योंकि वे जल्दी किसी के सामने नहीं आते थे और इसीलिए उनके अस्तित्व के बारे में लोग अनजान थे। जाहिर तौर पर प्रताप सेना में 18 रक्षक थे और प्रत्येक रक्षक कम से कम महावीर योद्धा के स्तर तक पहुंच गया था। ऐसा लगता है कि प्रताप सेना के रक्षक प्रतिभा सम्मेलन देखने आए थे, लेकिन उनका मकसद क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि वे उस व्यक्ति के आदेश से यहाँ पर आए हों? पीले रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग अनिश्चित था, लेकिन वो समझ गया था कि प्रताप सेना की शक्ति कितनी भयानक है। बहुगुणा परिवार जैसे छोटे परिवार को नष्ट करना उनके लिए चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया था। 3-5 की टोली में युवक नीचे जा रहे थे। हिमगिरी गुरुकुल के 7 लोग चुपचाप नीचे चले गए। रास्ते में ऋषभ बिष्ट का चेहरा बिल्कुल काला था और किसी ने भी उसे और अधिक गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि पार्थ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका ध्यान दूसरी जगह पर था। उसकी दाहिनी आंख ने काफी दूर एक सांसरोग देने वाली लड़ाई देखी थी। यह प्रताप सेना और बहुगुणा परिवार के बुजुर्ग के बीच का मुकाबला था। बहुगुणा परिवार का बुजुर्ग विशुद्ध चक्र तक पहुंच गया था। उसकी सभी चालें हवा के माध्यम से हमला कर सकती थीं। उन चालों की शक्ति विशुद्ध चक्र से नीचे के सैकड़ों लोगों को तुरंत मार सकती थी। क्या ये महावीर योद्धा की ताकत है? यदि वे विशुद्ध चक्र पर होकर भी इतने मजबूत हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि आज्ञा और सहस्रार चक्र के साधक कितने शक्तिशाली होते होंगे। जैसे ही वे पहाड़ी से नीचे जाने वाले थे, बहुगुणा परिवार के कुछ शिष्यों ने उन्हें रोक लिया। सबसे आगे उसकी उम्र की एक लड़की थी। भाई पार्थ, कृपया थोड़ी देर के लिए रुके, लड़की ने कहा।
हम पार्थ ने उन बहुगुणा परिवार के शिष्यों को अजीब तरह से देखा। मेरी मालकिन आपसे मिलना चाहती है। आपकी मालकिन? पार्थ थोड़ा भ्रमित था। मेरी मालकिन प्रतिभा सम्मेलन की आयोजक हैं, अंकिता बहुगुणा लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकिता बहुगुणा उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़कियां। ये सभी लोग हैरान थे क्योंकि उनके हाव भाव धीरे धीरे ईर्ष्या के भावों में बदल गए। कुछ प्रतिभाशाली युवाओं ने उससे मिलने के लिए हजारों तरीकों का इस्तेमाल किया, फिर भी उनमें से कोई भी पार्थ की तरह उससे व्यक्तिगत निमंत्रण प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका था। यह किस तरह का बुलावा था? अंकिता बहुगुणा न केवल बहुगुणा परिवार की शीर्ष प्रतिभा या उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की थी, बल्कि वे बहुगुणा परिवार की अगली मुखिया भी थी। जरूर, पार्थ ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर तुरंत अपना सिर हिला दिया। आखिरकार अंकिता बहुगुणा प्रतिभा सम्मेलन की आयोजक थी और उसे उसके सम्मान का भी ख्याल करना था। कृपया मेरा पीछे आए, नौकर ने झुककर रास्ता दिखाया। कमीनी मुकाबले के वक्त भी उसे ही घूर रही थी। पार्थ को जाते हुए देखकर राधा ने मन ही मन अंकिता को गाली दी। क्या ऐसा हो सकता है कि अंकिता बहुगुणा को पार्थ पसंद है? पुष्पराज थोड़ा हैरान हुआ। ये तर्क कुछ हद तक सही भी था। इस बार पार्थ ने देवांश डोभाल के साथ पहला स्थान हासिल कर सभी को चौंका दिया था। एक और बड़ी वजह ये थी कि पार्थ अभी काफी कम उम्र का था, इसलिए उसका भविष्य बाकियों की कहीं बेहतर होगा। अंकिता बहुगुणा ने शायद इस क्षमता को देखा होगा और उसे अपने पक्ष में आमंत्रित करने की कोशिश की होगी। अगर वो हिम्मत भी करता है तो। ऋषभ बिश ठंडी हंसी। हर कोई जानता था कि बहुगुणा परिवार और हिमगिरी गुरुकुल दुश्मन थे। अगर पार्थ बहुगुणा परिवार में चला गया तो ये विश्वासघात उसके लिए मौत से कम नहीं होगा। नौकर का पीछा करते हुए पार्थ एक बार फिर पहाड़ी के शिखर पर लौट आए। कृपया अंदर जाए। लड़की पार्थ को एक सुंदर लेकिन साधारण कुटिया में ले गई। पार्थ ने जल्द ही उस सुंदर युवती को देखा। बस उसका कामुक शरीर ही लोगों का दिल जीतने के लिए काफी था। अंकिता बहुगुणा एक पके हुए रसीले फल की तरह थी, जबकि राधा एक नाजुक कली की तरह थी। उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की का सामना करते हुए पार्थिक पल के लिए चकित रह गया, लेकिन जल्द ही उसका दिल फिर से पानी की तरह शांत हो गया। 15 साल का युवा होने के नाते उसका ऐसा व्यवहार अनपेक्षित था, क्योंकि अधिकांश वयस्कों के लिए अंकिता बहुगुणा का विरोध करना मुश्किल होगा। अंकिता बहुगुणा ने अपने दिल में आह भरी। वो इतना युवा होने के बावजूद न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उसका आत्मसंयम भी अविश्वसनीय था। कृपया बैठिए। अंकिता बहुगुणा उसके सामने चल पड़ी। इस समय दोनों के बीच केवल कुछ इंच भर दूरी थी। पार्थ अंकिता बहुगुणा की सुगंध, श्वास और गर्मी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। सामान्य पुरुषों को शायद खुद पर संयम रखना मुश्किल होगा। इसके अलावा अंकिता बहुगुणा ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए चाय डाली। उसका हर कदम सुंदरता से भरा था। पार्थ ने लापरवाही से कप लिया और उम्मीद के मुताबिक उसकी उंगलियों ने अंकिता बहुगुणा की उंगली को छू लिया। इस लड़की के बगल में खड़े होना भी अन्य युवाओं के लिए एक सपने की तरह था, लेकिन पार्थ अभी भी भावहीन रहा। सच में, अगर उसे अंकिता बहुगुणा को करीब से देखना होगा तो उसके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि वो मीलों दूर से अपनी दाहिनी आंख से उसकी जांच कर सकता था। अगर पार्थ चाहता तो वो अपनी दाहिनी आंख की मदद से अंकिता को निर्वस्त्र भी देख सकता था। जाहिर है अंकिता बहुगुणा को इस बात का पता नहीं था, वरना वो उसे यहाँ आमंत्रित करने के बजाय उससे बचने की कोशिश कर रही होती। अब तो आपकी प्रसिद्धि जल्द ही पूरे उत्तरकाशी में फैल जाएगी। अंकिता बहुगुणा की आवाज बारिश की तरह नरम थी। पार्थ ने उससे विनम्रता से कुछ सवाल पूछे, लेकिन उसने अपने दिल में सोचा, आखिर अंकिता बहुगुणा उससे क्यों मिलना चाहती थी? वो अभी भी छोटा था, इसलिए उसे लड़के और लड़कियों के बीच के अंतर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए वो अंकिता बहुगुणा की मुस्कान के झांसे में नहीं आया।
उसकी दाहिनी आंख ने भी पार्थ को शांत कर दिया और वो खुद को इच्छाओं से रोक पाया। उसकी बातचीत में केवल अंकिता बहुगुणा पूछ रही थी और पार्थ जवाब दे रहा था। पार्थ ने लकड़ी के किसी पुतले की तरह काम किया। अंकिता बहुगुणा इस मामले में कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वो आश्चर्यचकित लग रही थी कि क्या वो पर्याप्त रूप से आकर्षक और कामुक नहीं थी या फिर पार्थ की उम्र बहुत छोटी थी। पार्थ के अब तक के व्यवहार ने उसकी सुनियोजित सौंदर्य चाल को विफल कर दिया। शीर्ष महान प्रतिभा पार्थ, आपका हमारे बहुगुणा परिवार में प्रवेश करने के बारे में क्या विचार है? बहुगुणा परिवार युद्ध कला, तकनीक, बेशुमार चांदी और खूबसूरत युवतियों सहित आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। ऐसा कहते हुए अंकिता बहुगुणा पार्थ के बेहद करीब आ गई, इतनी कि अगर पार्थ थोड़ा सा हिलता तो उसके होंठ अंकिता के गुलाबी होंठों को छू लेते। पार्थ तुरंत सतर्क हो गया और तुरंत ही पीछे हटकर उनके बीच दूरी बनाई। कुछ देर सोचने के बाद उसे आखिरकार अंकिता बहुगुणा के इरादों का एहसास हुआ। अंकिता बहुगुणा का चेहरा लाल हो गया। वो एक ऐसे युवक के सामने बेबस महसूस कर रही थी जो शायद यौन क्रिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा लक्ष्य सिर्फ उत्तरकाशी तक ही सीमित नहीं है, पार्थ ने धीरे से उठते हुए कहा। उसका लक्ष्य उत्तरकाशी तक ही सीमित नहीं था। अंकिता बहुगुणा का दिल खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन जब उसने इस युवक को जाते हुए देखा तो वो कांपने लगी। उसकी दृष्टि में अब यह युवक और अधिक आकर्षक लग रहा था। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ किसी और जाल में फंसने वाला है? और क्या वो सही सलामत वापस गुरुकुल पहुंच पाएगा? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है, इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 56 घात लगाकर हमला, अध्याय 56 घात लगाकर हमला। पार्थ को अपनी आंखों से दूर जाते हुए देखकर अंकिता बहुगुणा अपने विचारों में खो गई। ऊपर से तो पार्थ एक 15 साल के युवक की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक, शांति और धारणा सामान्य इंसान की तरह नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि खुद पार्थ को भी इस बात का एहसास नहीं था कि आंखों के विलय के साथ ही उसकी आभा और रवैया बदल गया था। एक विद्वान कपड़े पहने युवक अंकिता बहुगुणा के बगल में आया। ये राजेश बहुगुणा था। अंकिता, क्या वो बच्चा इतनी जल्दी चला गया? क्या उत्तरकाशी की सबसे खूबसूरत लड़की एक बच्चे से हार गई? राजेश बहुगुणा थोड़ा हैरान हुई। मैं असफल रही। वो किसी सामान्य युवक की तरह नहीं लगता। अंकिता बहुगुणा ने अपना सिर हिलाया। अचानक एक पुरानी आवाज आई। अंकिता, चिंता मत करो, मैंने कभी भी तुम्हारे सफल होने की उम्मीद नहीं की थी। दोनों के पीछे एक पीले रंग का वस्त्रधारी वृद्ध दिखाई दिया। श्रेष्ठ, दोनों ने तुरंत वृद्ध को प्रणाम किया। प्रतिभा सम्मेलन में स्पष्ट रूप से एक बुजुर्ग शामिल था जो इस आयोजन की देखरेख कर रहा था, और वो बुजुर्ग ये बूढ़ा व्यक्ति था। अभी कुछ समय पहले उसने रहस्यमय प्रताप सेना के योद्धा के साथ लड़ाई की थी, इसलिए उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। अंकिता, तुम पहले ही उसे कुछ समय के लिए रोकर रखने में सफल हो गई हो। दूसरा विकल्प पहले ही चुना जा चुका है। बुजुर्ग की आंखों में हत्या का इरादा चमक गया। क्या आप वाकई ऐसा करने जा रहे हैं? अंकिता बहुगुणा के चेहरे पर अनिच्छा झलक रही थी। उसकी क्षमता अभी बहुत महान है, और अगर एक बार हिमगिरी गुरुकुल बहुत मजबूत हो गया तो बहुगुणा परिवार नष्ट हो जाएगा, बूढ़े ने कहा। लेकिन श्रेष्ठ, अगर पार्थ की मृत्यु हो जाती है तो हिमगिरी गुरुकुल इसे बहुगुणा परिवार से जोड़ कर ही देखेगा। अंकिता बहुगुणा कुछ झिझक रही थी। हा, मृत प्रतिभाओं का कोई मूल्य नहीं होता है। इसके अलावा वो केवल एक शाखा गुरुकुल से है और हमारी योजना एकदम सही है। पार्थ बहुगुणा परिवार के इलाके के पास नहीं मरेगा। पीले रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। जैसा कि उसने अपनी बात समाप्त की, तुरंत ही उसकी आकृति अंधेरे में गायब हो गई।
उसकी गति राजेश बहुगुणा की गति से भी दोगुनी तेज थी। इतना दुर्भाग्यपूर्ण अंकिता बहुगुणा और राजेश बहुगुणा ने अपनी आंखों में सहानुभूति के साथ एक दूसरे को देखा। पार्थ फिर से पहाड़ी से नीचे चला गया। इस समय पहाड़ी का इलाका समाप्त हो गया था, इसलिए रास्ते में अधिक लोग नहीं थे। पार्थ को पता नहीं क्यों, लेकिन एक बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कि उसे छिपकर देखा जा रहा हो। हत्या के इरादे से उसकी दाहिनी आंख फड़कने लगी। पार्थ ने चुपचाप अपनी दाहिनी आंख खोली। अचानक उसकी आंखों में एक हल्की सी चमकीली रोशनी दिखाई दी। अंधेरे में ये और भी खूबसूरत लग रहा था। पार्थ फिर से दाहिनी आंख की दिव्य शक्तियों से एक रूप हो गया। घोर काली रात उसके लिए दिन की तरह स्पष्ट थी। वो 10 मील के दायरे में सब कुछ देख सकता था। अगर दिन का समय होता तो दूरी दोगुनी हो जाती। इन परम इंद्रियों की अनुभूति ने उसे आत्मविश्वास और शांति प्रदान की। अपनी दाहिनी आंख का प्रयोग करने पर पार्थ ने अचानक कुछ 100 फीट की दूर स्थित एक पेड़ पर एक आकृति देखी। उस आकृति ने पीले रंग का वस्त्र पहन रखा था और पेड़ के साथ अच्छी तरह से मिल गया था। सामान्य लोग उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाएंगे। हालांकि पार्थ की आंखों ने स्पष्ट रूप से देखा कि वो व्यक्ति कौन था। ये वही है। पार्थ का दिल उछल गया। उसने इस पीले रंग के वस्त्र वाले बुजुर्ग को पहले भी देखा था। ये वही व्यक्ति था जिसने रहस्यमयी चांदी का कवच पहने व्यक्ति से लड़ाई की थी। ये अच्छा नहीं है। ये व्यक्ति शायद बहुगुणा परिवार का एक बुजुर्ग है और वो शायद मुझे मारना चाहता है। पार्थ का दिमाग दौड़ गया। उसका प्रदर्शन बहुत ही उत्कृष्ट था, इसलिए बहुगुणा परिवार के उच्च स्तर के लोगों ने भी उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। सौभाग्य से मैंने अपनी वास्तविक साधना को छिपा दिया था। पार्थ ने नाटक किया कि उसने कुछ भी नहीं देखा और उसने हिमगिरी गुरुकुल में लौटने के लिए सामान्य गति का ही उपयोग किया। वो अब हिमगिरी गुरुकुल के इलाके के और करीब पहुंच रहा था। पार्थ को थोड़ा अजीब लगा। आखिर विरोधी हमला क्यों नहीं कर रहा था? उसने एक बार फिर अपनी दाहिनी आंख की शक्ति जागृत की और अपने आसपास का जायजा लिया। हिमगिरी गुरुकुल के इलाके में 6 या 7 मील की दूरी पर एक सुनसान इलाका था। पार्थ जानता था कि ये आखिरी और एकमात्र जगह थी जहां वे हमला कर सकते हैं। आखिर वे पार्थ पर हिमगिरी गुरुकुलों के इलाके के पास क्यों हमला करेंगे? पार्थ का दिमाग घूम गया और उसे तुरंत जवाब पता चल गया। क्योंकि पहाड़ी का इलाका बहुगुणा परिवारों के क्षेत्र के भीतर था, और यदि पार्थ पहाड़ी के पास मर जाता तो यह स्पष्ट रूप से हिमगिरी गुरुकुल के संदेह का कारण होगा और वे बहुगुणा परिवार पर इसका दोष डालेंगे। बहुगुणा परिवार की योजना पार्थ को हिमगिरी गुरुकुल के अपने क्षेत्र में मारने की थी। इस तरह हिमगिरी गुरुकुल के पास दूसरों को दोष देने के लिए कोई सबूत नहीं होगा। क्या शानदार योजना है! पार्थ ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और हिमगिरी गुरुकुल के सामने के गेट की ओर दौड़ पड़े। मुझे बस हिमगिरी गुरुकुल के पास के मैदान में पहुंचने की जरूरत है। वहां बहुत सारे पहरेदार होंगे और बहुगुणा परिवार में वहां पर मुझे मारने की हिम्मत नहीं होगी। पार्थ एक निर्णय पर पहुंचा। ऐसा सोचते ही उसकी गति और भी तेज हो गई। इस बच्चे ने अपनी असली ताकत छिपाई। उसकी गति राजेश बहुगुणा की गति से भी तेज है। पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग की गति भी बढ़ गई। 6 मील, 5 मील, 4 मील। पार्थ गुरुकुल के मुख्य द्वार के और करीब आ रहा था, लेकिन तभी हिमगिरी गुरुकुल के मुख्य द्वार के सामने अचानक 2 आकृतियां बाहर निकलीं। उन्होंने जो वस्त्र पहना था उससे ऐसा लग रहा था कि वे हिमगिरी गुरुकुल से ही हैं। पार्थ के लिए यह अच्छी खबर थी, क्योंकि अब पीछा करने वाले को इन दोनों से सावधान रहना होगा। उसकी दाहिनी आंख ने दोनों के चेहरों पर ध्यान दिया। दोनों अधेड़ उम्र के थे और दोनों की साधना अनाहत चक्र पर पहुंच गई थी। उनमें से एक चेहरा बेहद जाना पहचाना था। ये तो वही है, देवदत्त असवाल। पार्थ हैरान था। अनाहत चक्र के 2 साधकों में से एक कार्तिक असवाल के पिता देवदत्त असवाल थे। देवदत्त असवाल और दूसरा व्यक्ति लापरवाही से पार्थ की ओर आ गए।
पार्थ को तुरंत बेचैनी महसूस हुई। अगर कोई और आया होता तो उसे शक नहीं होता, लेकिन अगर उनमें से एक देवदत्त असवाल है तो ये घटना उसे तुरंत सतर्क करने के लिए काफी थी। उसे रोको, फिर उसे जितनी जल्दी हो सके मार डालो, देवदत्त असवाल ने दूसरे योद्धा से कहा। चूंकि यह अंधेरी रात थी और दोनों के बीच अभी भी काफी दूरी थी, इसलिए देवदत्त असवाल को नहीं पता था कि पार्थ ने पहले ही उसका चेहरा देख लिया था। पीछे आ रहे बुजुर्ग ने अचानक गति बढ़ा दी और दोनों समूह आगे और पीछे से पार्थ को घेरने की कोशिश करने लगे। पार्थ ने बहुगुणा परिवारों के बुजुर्ग से आने वाले खतरे को महसूस किया, इसलिए वो उससे बेहद सावधान था, जबकि वो देवदत्त असवाल और उसके साथी से बिल्कुल भी नहीं डरा। बहुगुणा परिवार का बुजुर्ग विशुद्ध चक्र तक पहुंच गया था और अब वो वीर योद्धा नहीं बल्कि महावीर योद्धा था। तैरती नौका। पार्थ की रफ्तार अचानक से बढ़ गई। क्या गति है! देवदत्त असवाल और उसके साथी की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि दोनों दो अलग अलग दिशाओं की तरफ चले गए और पार्थ के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। अगर वे जल्दी से पार्थ को नहीं मार सके तो उनकी पहचान का पता चल जाएगा। हिमगिरी गुरुकुल के दो लोगों ने उसी समय पार्थ पर हमला किया। बर्फीली तलवार। देवदत्त असवाल की तलवार तुरंत ठंडी रोशनी में बदल गई। पार्थ स्पष्ट रूप से जानता था कि बर्फीली तलवार कितनी मजबूत थी, क्योंकि वो कार्तिक असवाल के साथ लड़ चुका था जिसने पहले भी इस कौशल का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस बार देवदत्त असवाल की बर्फीली तलवार चरम स्तर पर पहुंच गई थी और अनाहत चक्र की साधना के साथ हमला और भी घातक हो गया था। सम्राट पवन मुष्टिका बगल से सीटी की गहरी आवाज आई। उसी समय दूसरे अधेड़ ने भी हमला कर दिया था। दो अनाहत चक्र के योद्धा मणिपुर चक्र के एक योद्धा से लड़ रहे थे। यह स्पष्ट रूप से अनुचित था। इसके अलावा बहुगुणा परिवार के बुजुर्ग अभी भी उनके बीच के मुकाबले को देखते हुए तैयार खड़ा था। अगर पार्थ इन दोनों से बच भी गया तो बुजुर्ग के विशुद्ध चक्र की ताकत के साथ उसे आसानी से निपटाने में सक्षम होगा। तैरती नौका। सूक्ष्म कदम तकनीक। पार्थ ने इन दोनों तकनीकों को अधिकतम तक प्रसारित किया और वो बड़ी मुश्किल से उन दोनों के हमलों को चकमा देने में कामयाब रहा। नक्षत्र उंगली का पहला रुख। पार्थ की आभा अचानक अनाहत चक्र तक बढ़ गई। पार्थ की उंगली से एक सुनहरा प्रकाश निकला जो किसी उल्का की तरह था और देवदत्त असवाल की तलवार से टकरा गया। ढंग। देवदत्त असवाल ने महसूस किया कि उसका हाथ सुन्न हो गया और उसकी तलवार बीच से टूट गई थी। उसी समय एक अराजक आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में फूट पड़ी। वाह! देवदत्त असवाल ने तुरंत मुंह से खून की उल्टी कर दी और उसकी अभिव्यक्ति खराब हो गई। नक्षत्र उंगली। तुम ये कैसे सीख सकते हो? और तुम्हारी साधना? नक्षत्र उंगली। ये एक शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक थी। एक बार इसका उपयोग करने के बाद कुछ भी इसका सामना नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि अनाहत चक्र के शीर्ष स्तर की साधना वाले देवदत्त असवाल को भी इस तकनीक के हमले के कारण आंतरिक चोटें आई थीं। मरो। पार्थ ने एक बार फिर हमला किया और हालांकि ये चाल उसकी मारक चाल नहीं थी, फिर भी देवदत्त असवाल को काफी चोटें आईं। सम्राट पवन मुष्टिका। देवदत्त असवाल को बचाने के लिए दूसरा अधेड़ उम्र का आदमी चुपके से आया और पार्थ पर पीछे से हमला किया। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि पार्थ की असली साधना अनाहत चक्र पर थी और साथ ही उसने नक्षत्र उंगली भी सीखी थी। अगर वे पार्थ को मारना चाहते हैं तो उन्हें उसके ऊपर पीछे से हमला करना होगा। पार्थ ने पीछे से हुए हमले की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और उसने एक बार फिर नक्षत्र उंगली का इस्तेमाल किया। रात में नीला प्रकाश जो बेहद सुंदर लग रहा था चमक उठा। उंगली ठीक उसके निशाने पर लगी। आह! देवदत्त असवाल का शरीर जम गया और उसकी छाती में एक छेद दिखाई दिया। अनाहत चक्र के स्तर पर पहुंच चुके देवदत्त असवाल का जीवन वहीं समाप्त हो गया। इसका मुख्य कारण यह था कि नक्षत्र उंगली बहुत मजबूत थी और पार्थ ने फौलादी दीवार तकनीक की मदद से इस कौशल में और अधिक शक्ति जोड़ दी। सम्राट पवन मुष्टिका। उसी समय
अनाहत चक्र के दूसरे योद्धा का पूरी शक्ति से किया गया हमला उसके शरीर तक पहुंच गया था। पार्थ बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता था। उसने हमले को अपने शरीर से टकराने दिया। बस उसने अपने शरीर को थोड़ा सा घुमा लिया ताकि उसके महत्वपूर्ण अंगों पर चोट न लगे। बूम जैसे ही अधेड़ व्यक्ति ने पार्थ को मुक्का मारा, उसकी अभिव्यक्ति राहत और खुशी में बदल गई। दूर खड़े बहुगुणा परिवार के बुजुर्ग के चेहरे पर भी मुस्कान थी। अगर उन्होंने देवदत्त असवाल के बदले में पार्थ को मार दिया तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। फौलादी दीवार का पलटवार, पार्थ ने कहा कि और अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा करके इसे फौलादी दीवार तकनीक में डाल दिया। उसका पूरा शरीर एक फौलादी दीवार में बदल गया जिससे उसकी फौलादी दीवार ने खुद ही हमले का पलटवार किया। क्रैक! अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मुंह से खून का रिसाव हुआ और उसने महसूस किया कि उसकी बाह में एक शक्तिशाली कंपन महसूस हो रहा है और फौलादी दीवार के पलटवार ने उसे पीछे धकेल दिया। पीछे धकेले जाने पर वह दर्द से कराह उठा। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ इन ताकतवर हमलावरों से बच पाएगा और क्या वो सही सलामत वापस गुरुकुल पहुंच पाएगा? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 657 बाल बचना, अध्याय 57 बाल बचना। फौलादी दीवार का पलटवार। अचानक हुए इस बदलाव ने पीले वस्त्र वाले बुजुर्ग को झकझोर कर रख दिया। फौलादी दीवार तकनीक शरीर को मजबूत करने वाली तकनीकों में काफी लोकप्रिय थी। अधिकांश साधक इसे केवल चौथे स्तर तक ही प्रशिक्षित कर पाते थे। हालांकि पार्थ ने इसे 5वें स्तर तक प्रशिक्षित किया था। फौलादी दीवार तकनीक के 5वें स्तर का मतलब था कि न केवल उसकी रक्षा शक्ति में काफी वृद्धि हुई बल्कि इसमें एक निश्चित मात्रा में पलटवार की शक्ति भी होती है। यदि किसी मुकाबले के दौरान पार्थ को बस इस चाल का उपयोग करने की आवश्यकता थी और वो स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र के साधकों के हमलों को तुरंत पलट सकता था और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकता था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा था कि पार्थ के पास ऐसी चाल भी होगी। पार्थ के मजबूत शरीर के उस हमले ने उसे झकझोर कर रख दिया था और पलटवार से उसे हल्की चोटें आई थीं। नक्षत्र उंगली। पार्थ ने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी अभी भी चकित अवस्था में था, तो उसने अपनी सबसे मजबूत चाल का इस्तेमाल किया। एक फीकी सुनहरी रोशनी आई और अधेड़ आदमी के शरीर में घुस गई। अनाहत चक्र के उस अधेड़ आदमी की भी जीवन लीला समाप्त हो गई। पीले रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग इस दृश्य को दूर से देख रहा था और उसके चेहरे पर अविश्वास और सदमा था। तैरती नौका। पार्थ ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और उसने हिमगिरी गुरुकुल के मुख्य द्वार की ओर तेजी से दौड़ने के लिए अपनी गति कौशल का उपयोग किया। इस समय वो केवल 3 मील दूर था और उसकी गति के साथ उसे केवल थोड़ी देर की ही आवश्यकता थी। लड़के, कहाँ भाग रहे हो? पीले रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग ने कहा। ये कहते ही उसका शरीर धुंधला हो गया और तेज गति से पार्थ पीछा करने लगा। हालांकि पार्थ की गति बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन उसका पीछा करने वाला व्यक्ति एक महावीर योद्धा था। दोनों के बीच का अंतर किसी चट्टान की तरह था। पार्थ ने तैरती नौका को अधिकतम स्तर पर परिचालित किया, लेकिन उसे अभी भी महसूस हुआ कि उसके पीछा करने वाली आकृति उसके और भी करीब आ रही है। इतनी तेजी पार्थ ने अनुमान लगाया कि प्रतिद्वंद्वी की गति कम से कम उसकी दोगुनी थी। 15 सांसों के बाद पीले कपड़े पहने बुजुर्ग पार्थ के 10 गज के दायरे में पहुंच गया था। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और दिव्य श्वास तकनीक को पूरी सीमा तक धकेल दिया। उस स्थिति में पार्थ की गति सामान्य से 10 से 20% तेज हो गई थी। इस लड़के को आज किसी भी तरह मारना ही होगा। पार्थ की क्षमता को देखकर बुजुर्ग का दिल कांप उठा। यदि उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जीवित रहता है तो वे 10 वर्षों के भीतर उत्तरकाशी के सबसे मजबूत लोगों में से एक बन सकता था। ये करीब आ रहा है।
पार्थ और मुख्य द्वार के बीच अब केवल 2 मील की दूरी थी, लेकिन साथ ही पीले रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग भी करीब आ रहा था। पीले रंग के वस्त्र पहने बुजुर्ग ने सोने से चमकने वाली हथेली से उस पर हमला किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पार्थ पर हवा की एक लहर ने हमला कर दिया। एक महावीर योद्धा होने के नाते पीले रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग को नजदीकी मुकाबले में लड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो हवा के माध्यम से हमला कर सकता था। इससे पहले कि हवा की लहर पार्थ को टक कर मार पाटी, पार्थ तैरती नौका का प्रयोग करके अचानक से हवा में उछल गया। उसने फिर से एक छलांग लगाई और हवा की उस लहर को सहारे के रूप में इस्तेमाल किया। क्या पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग का हमला चूक गया? पार्थ ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। वो दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद में तेजी से भागा। ये मैं भी कर सकता हूँ। पीले रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग भी पार्थ की तरह हवा में उछल गया। बहुगुणा परिवार के बुजुर्गों में से एक होने के नाते स्वाभाविक रूप से उसके पास भी शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक थी और उसने इसे उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया था। पार्थ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था जो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करे, और उसी महत्वपूर्ण क्षण में वो हवा में ही तीसरी छलांग मारने में सफल रहा। लेकिन इसकी वजह से दोनों करीब आ गए। दोनों प्रतिद्वंद्वी लगभग एक ही समय में जमीन पर उतरे। टूटती हथेली पीले रंग के वस्त्र पहने बुजुर्ग ने फिर से हमला किया। इस हमले की वायु तरंग ही मणिपुर चक्र के साधक को तुरंत मार सकती थी। पार्थ ने फौलादी दीवार तकनीक का इस्तेमाल करके इसे तुरंत ही रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो घायल हो गया। यदि उसकी जगह अनाहत चक्र का कोई और साधक होता तो वो शायद तुरंत अपंग हो जाता। गनीमत यह रही कि बुजुर्ग अभी सिर्फ विशुद्ध चक्र पर था, आज्ञा चक्र पर नहीं। पार्थ के सिर पर कुछ और हमले लगने के बाद उसने इस हमले से लगने वाले झटकों का इस्तेमाल खुद को फिर से आगे बढ़ाने के लिए किया। शिलाभंग हथेली। इस समय पीले रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने पार्थ पर विनाशकारी और शक्तिशाली हथेली से हमला किया। यह हमला बेहद भयानक था। यदि उत्तरकाशी के भीतर अनाहत चक्र का कोई और साधक होता तो वो पूरी नहीं तो कम से कम आधी जीवन शक्ति खो देते। दबाव में पार्थ की दाहिनी आंख अपनी सीमा तक जागृत हो गई थी। उसकी आंखों में बुजुर्ग की गति और भी धीमी हो गई, यहाँ तक कि उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन भी पार्थ देख लिए। बुजुर्ग की छोटी छोटी खामियां भी उसे नजर आने लगीं। रहस्यमय पवन हथेली। महत्वपूर्ण क्षण में पार्थ ने अजीब चाल का इस्तेमाल किया। पार्थ के शरीर से अचानक स्वर्ग की आभा निकलने लगी। उस क्षण उस चाल का उपयोग करने वाली लड़की का दृश्य उसकी दाहिनी आंख के गहरे काले आयाम में फिर से दिखाई दिया। उसने पहले ही देवांश डोभाल के स्वर्ग से एकीकरण वाली आभा की नकल की थी, जिससे पार्थ को हथेली में अधिक ऊर्जा प्रकट हुई। ये कैसी चाल है? पीले रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग ने महसूस किया कि उसके प्रतिद्वंद्वी की हथेली में एक स्वाभाविक लेकिन अद्भुत क्षमता थी। रहस्यमय पवन हथेली। पार्थ हवा में उछल गया और हमला करते ही उसकी हथेली के भीतर एक अजीब चमक बन गई। ऐसा प्रतीत होता है कि हथेली प्रकृति से ही उत्पन्न हुई है। शिलाभंग हथेली। दोनों हथेलियों में जोरदार टक्कर हो गई। बूम! जहां दोनों के हमले आपस में टकराए, वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। पार्थ ने एक अराजक और आश्चर्यजनक आध्यात्मिक शक्ति को अपने शरीर में प्रवेश करते महसूस किया, यहाँ तक कि फौलादी दीवार तकनीक का 5वां स्तर भी इसे रोकने में सक्षम नहीं था। वह पार्थ ने मुंह से खून बाहर थूका, लेकिन फिर भी अपनी शेष ऊर्जा का उपयोग उस अराजक ऊर्जा को बाहर धकेलने के लिए किया। कैसे? इधर बुजुर्ग के मुंह से भी खून निकल रहा था, जिससे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अगर कोई पूरी घटना को देख रहा होता तो वो दंग रह जाता, क्योंकि विशुद्ध चक्र के एक महावीर योद्धा को अनाहत चक्र के युवक ने घायल कर दिया था। शक्ति के मामले में पार्थ की हथेली उसकी नक्षत्र उंगली से बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन इस तकनीक का स्तर निश्चित रूप से शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक से कहीं अधिक था।
शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक से भी अधिक ताकतवर पवित्र श्रेणी की युद्ध कला तकनीक होती थी, और दोनों के बीच का अंतर आकाश और जमीन जैसा था। पार्थ की रहस्यमय पवन हथेली शक्ति के मामले में बुजुर्ग के हमले कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वो तो पार्थ का स्तर उस बुजुर्ग से कम था, वरना उस हमले से बुजुर्ग की मृत्यु निश्चित थी। ये उसको मिलने वाले फायदों में से एक था। एक अन्य वजह ये भी थी कि पार्थ की फौलादी दीवार तकनीक 5वें स्तर पर पहुंच गई थी, जिससे उसकी रक्षा शक्ति बुजुर्ग की तुलना में अधिक मजबूत हो गई थी। पार्थ का आखिरी फायदा ये था कि उस चांदी के कवच पहने योद्धा से लड़ते हुए बुजुर्ग पहले ही घायल हो गया था, और पार्थ ने उन चोटों को देखा था जो बुजुर्ग को लगी थी, और उसने ठीक उसी जगह पर सटीक प्रहार किया था। इसलिए बुजुर्ग घायल हो गया था, और अगर उसने आराम भी नहीं किया और न ही खुद को ठीक किया तो उनके मरने का भी खतरा था। हा हा हा, हम फिर कभी मिलेंगे। पार्थ हंसते हुए सामने के द्वार की ओर दौड़ पड़ा। पीले चेहरे वाला बुजुर्ग केवल अपने दांतों को भींचकर पार्थ को भागते हुए देख सकता था। पार्थ सामने के द्वार के और करीब पहुंच गया, और उस समय उसने पलट कर देखा तो पीले कपड़े वाले बूढ़े आदमी को रात में वापस जाते हुए देखा। पार्थ ने एक सांस ली और फिर कुछ दवा की गोलियां लीं अपनी कुटिया में। पार्थ ठीक होने की पूरी कोशिश कर रहा था। 10 से 15 दिनों आराम के बिना मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। लेकिन बहुगुणा परिवार का बुजुर्ग तो और भी अधिक घायल हुआ था। पार्थ ने रोमांच से भरे अपने चेहरे के साथ खुद से बड़बड़ाया। उसे एक महावीर योद्धा के हमले से बचने और उसे घायल करने पर गर्व करने महसूस हो रहा था, लेकिन पार्थ को पता था कि ये केवल इसलिए संभव हो पाया था क्योंकि प्रतिद्वंद्वी पहले ही घायल हो चुका था, और उसकी रहस्यमय पवन हथेली देवांश डोभाल से मुकाबले में मिले अंतर्ज्ञान के बाद और अधिक शक्तिशाली हो गई थी। अगले कुछ दिनों के लिए पार्थ घर पर रहा और खुद को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब वो ठीक हो रहा था तो उस दौरान वो फौलादी दीवार तकनीक और नक्षत्र उंगली जैसे अपनी अधिकांश तकनीकों को प्रशिक्षित नहीं कर सका। इसलिए उसने समय का उपयोग 2 अलग अलग दृश्यों से अंतर्ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया। पहला दृश्य घाटी की लड़की का था तो वही दूसरा देवांश डोभाल का। देवांश डोभाल की चाल को समझना आसान था और 2 दिनों के भीतर पार्थ ने इसे सीख लिया था। फिर पार्थ ने रहस्यमय पवन हथेली और नक्षत्र उंगली में अंतर्ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। हालांकि उसे रहस्यमय पवन हथेली केवल एक चाल ही पता थी, लेकिन फिर भी इसको प्रशिक्षित कारण बेहद मुश्किल था, इसलिए इसकी प्रगति धीमी थी। पार्थ ने नक्षत्र उंगली में अंतर्ज्ञान प्राप्त करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया क्योंकि रहस्यमय पवन हथेली की तुलना में ये ज्यादा आसान था। वजह यह थी कि उसने देवांश डोभाल की चाल सीख ली थी, जिससे उसके लिए इसे समझना और भी आसान हो गया। धीरे धीरे लेकिन लगातार प्रयास के बाद पार्थ की नक्षत्र उंगली का ज्ञान 4थे स्तर पर पहुंच गया था। पहले कुछ दिनों तक वो ठीक से प्रशिक्षण नहीं ले सका क्योंकि वो अभी भी घायल था, लेकिन जब वो 70 से 80% तक ठीक हो गया तो पार्थ ने एक बार फिर से साधना शुरू कर दी। पार्थ की उंगलियों के हमलों ने अपने लक्ष्य में बार बार छेद किया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति और तीव्र हो गई। जब से उसने देवांश डोभाल की चाल सीखी थी, पार्थ की नक्षत्र उंगली हास्यास्पद रूप से बेहद मजबूत हो गई थी। अचानक पार्थ की उंगलियों से एक हल्की नीली रोशनी निकली और इसी के साथ दीवार पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। पार्थ अब नक्षत्र उंगली के अगले स्तर आकाशीय नक्षत्र उंगली पर पहुंच गया था। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ के ऊपर आई हुई मुसीबत टल गई है, या फिर ये आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा है? जानने के लिए आगे के एपिसोड पढ़ें। आपको कहानी कैसी लग रही है, इस बारे में अपने विचार और सुझाव भी देते रहे, जिससे इस रोमांचक कहानी को और भी रोमांचक बनाने में मदद मिल सके। और साथ ही नॉवेल को लाइक और शेयर जरूर करें। 658-नजबंद अध्याय 58-नजबंद आकाशीय नक्षत्र उंगली।
पार्थ के दिल में खुशी का संचार हुआ। इस वक्त अगर कोई और होता तो वो चौंक जाता, क्या इतनी कम उम्र में यह नौजवान विशुद्ध चक्र तक पहुंच सकता था। हर कोई जानता था कि केवल महावीर योद्धा ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हवा के माध्यम से हमला कर सकते थे। ये एक ऐसा स्तर था जिसका अधिकांश साधक सपना देखते थे। लेकिन पार्थ एक महावीर योद्धा नहीं था, उसकी साधना हाल ही में अनाहत चक्र तक पहुंची थी। ये जो भी हो रहा था वो सब नक्षत्र उंगली के चौथे स्तर पर पहुंचने के कारण हुआ था। चौथे स्तर पर साधक अपनी आध्यात्मिक शक्ति को घनीभूत कर सकता है और इससे हवा के माध्यम से हमला कर सकता है। जाहिर है यह तकनीक प्रशिक्षित करने के लिए बहुत कठिन थी, यहाँ तक कि युद्ध कला पुस्तकालय की रक्षा करने वाले भी उस समय केवल तीसरे स्तर तक ही पहुंचे थे। श्रेष्ठ रमाकांत ने मान लिया था कि ये तकनीक शायद अर्ध पवित्र युद्ध कला तकनीक हो सकती है। इस तकनीक को चौथे स्तर तक प्रशिक्षित करने के लिए भी साधक को कम से कम विशुद्ध चक्र पर पहुंचने की आवश्यकता होती है। इसलिए अनाहत चक्र के साधकों के लिए हवा के माध्यम से हमला करना सच में अनोखी बात थी। एक नीली चमक हवा के माध्यम से चमकती है और 2 मीटर दूर खिड़की से टकराती है। हमला लगते ही खिड़की के टूटने की आवाज आई। हालांकि कि नक्षत्र उंगली अभी सिर्फ चौथे स्तर पर पहुंचा था, इसलिए हवा के माध्यम से किए गए हमले की शक्ति अधिक नहीं थी। ये नजदीकी हमले की तुलना में लगभग आधा था। लेकिन फिर भी ये उंगली अभी भी सामान्य वीर योद्धा को तुरंत मार सकती है। अगले 2 दिनों के लिए पार्थ ने अपनी नक्षत्र उंगली को और अधिक मजबूत किया। अपने अपने मन के अंदर अभी भी स्वर्ग से एकीकरण की भावना के बारे में अंतर्ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। पार्थ ने लगातार नक्षत्र उंगली का कठिन अभ्यास जारी रखा। अब उसके द्वारा किए गए हमले की ताकत करीबी हमलों के 60 से 70% तक पहुंच गई थी, लेकिन हमला 2 मीटर से अधिक की दूरी से करने पर शक्ति में काफी कमी आ जाती थी। अब अगर पार्थ अपनी पूरी शक्ति से हमला करे तो वो विशुद्ध चक्र के किसी भी साधक को सिर्फ एक उंगली से मार सकता था। पार्थ को भरोसा था कि अगर फिर से कभी बहुगुणा परिवार के बुजुर्ग से सामना हुआ तो वो पहले की तरह परेशान नहीं होगा। पार्थ कमरे से बाहर चला गया और ताजी हवा के झोंके को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। पार्थ आप लंबे समय से एकांत ध्यान में हैं, इसलिए किसी तरह की सफलता तो जरूर मिली होगी, है ना? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा और वो उसके पास चली गई। प्रतिभा सम्मेलन में मुकाबले के बाद मैंने कुछ अंतर्ज्ञान हासिल किया था, पार्थ ने जवाब दिया। उसके कमरे से बाहर न निकलने का मुख्य कारण ये था कि उस दिन वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और वह स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। क्या सच में? ठीक है, अब जल्दी मुझे भी दिखाओ। यह सुनकर राधा तुरंत उत्साहित हो गई और साथ में अभ्यास करने को कहा। पड़ोसी होने के नाते दोनों अक्सर मिलते थे, इसलिए थोड़ी हंसी ठिठोली से बचा नहीं जा सकता था। पार्थ ने अभी भी अपनी साधना को मणिपुर चक्र तक दबा दिया था, लेकिन राधा के साथ अभ्यास करते समय उसने अक्सर स्वर्ग से एकीकरण की आभा को प्रसारित किया। राधा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी और उसने शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक भी सीख ली थी। आध्यात्मिक हवा का वार जैसे ही उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी हथेली पर घनीभूत किया, उसकी बर्फ जैसी गोरी उंगलियों पर एक बैंगनी चमक दिखाई दी। उसके द्वारा किया गया हर वार चट्टान को काट सकता था। आध्यात्मिक पवन का वार? राधा आपके पास ऐसी तकनीक कब आई? पार्थ ने कहा। आध्यात्मिक पवन के वार की ताकत लगभग उसकी नक्षत्र उंगली के बराबर थी। आध्यात्मिक पवन के वार का मूल लाभ ये था कि ये बेहद तेज था, जबकि नक्षत्र उंगली ने शुद्ध शक्ति के लिए जानी जाती थी। हाँ, अब मैं 4 महान प्रतिभाओं में से एक बन गई हूँ। तो इस तकनीक को गुरुकुल प्रबंधन ने मुझे इनाम के तौर पर दिया था, राधा ने खुशी से कहा। क्या ऐसा लग रहा था कि जब वो स्वास्थ्य लाभ ले रहा था तो काफी महत्वपूर्ण चीजें घटी थीं? पार्थ, क्या आपको कोई पुरस्कार नहीं मिला? इस बार अजीब महसूस करने की बारी राधा की थी।
नहीं, पार्थ ने अपना सिर हिला दिया। तार्किक रूप से उसे राधा से भी बेहतर पुरस्कार मिलना चाहिए था, क्योंकि उसका स्थान तो और भी ऊंचा था। आपको इस बारे में बुजुर्गों में से किसी से पूछना चाहिए, राधा ने कहा। वैसे मुझे जरा ये बताना कि उस चुड़ैल ने तुम्हें क्यों बुलाया था। राधा को अचानक उस रात के बारे में याद आया तो उसने पार्थ से पूछा। चुड़ैल? पार्थ बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि राधा किसके बारे में बात कर रही है। हाँ, अरे वो अंकिता बहुगुणा और कौन? राधा ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम उसे चुड़ैल क्यों कह रही हो? वो तो इतनी सुंदर है कि पूरा उत्तरकाशी उसका दीवाना है, पार्थ ने सपनीली आवाज में कहा। अच्छा, और क्या तुम भी उनमें से एक हो? राधा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उससे पूछा। हे, मैं भला उसका दीवाना कैसे हो सकता हूँ? पार्थ ने तुरंत मना करते हुए कहा। और ऐसा क्यों भला? राधा ने उत्सुकता से पूछा। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं तो उससे भी खूबसूरत लड़की को रोज ही देखता हूँ, तो मुझे उसकी खूबसूरती से भला क्या ही फर्क पड़ेगा? पार्थ ने ऐसे कहा जैसे उसे अंकिता से कोई फर्क ही न पड़ता हो। अच्छा, और वो कौन है? राधा ने रेशमा के बारे में सोचा तो फिर से उसकी भौहें सिकुड़ गई। अब तुम्हें अपनी तारीफ सुनी है तो बोल दो, इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? पार्थ ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। अपनी तारीफ? जैसे ही राधा ने उसकी बातों का मतलब समझा, उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। जल्द ही उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाया और पार्थ से आगे पूछा। बहाने मत बनाओ, ये बताओ उसने तुम्हें क्यों बुलाया था? वो मुझे अपने बहुगुणा परिवार में शामिल होने का प्रस्ताव दे रही थी, पार्थ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। क्या फिर? हालांकि राधा ने इस बात की उम्मीद पहले ही लगा ली थी, फिर भी वो थोड़ी हैरान थी। फिर क्या? मैंने उन्हें मना कर दिया। मैं इस तरह गुरुकुल को धोखा नहीं दे सकता, पार्थ ने शांति से कहा। राधा ने पार्थ को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। उसे आज अपनी पसंद पर गर्व महसूस हो रहा था। वो जानती थी कि उत्तरकाशी की शीर्ष प्रतिभा होने के बावजूद पार्थ को गुरुकुल में वो सम्मान नहीं मिलता था। उसके बाद भी पार्थ ने गुरुकुल के प्रति अपनी वफादारी बरकरार रखी। राधा के साथ अभ्यास के दौरान पार्थ को एक और चौंकाने वाली खबर मिली। सम्मेलन के दौरान उसके साथ पहले स्थान पर आने वाला देवांश डोभाल अचानक से कहीं गायब हो गया था। प्रतिभा सम्मेलन की समाप्ति के बाद से 10 दिन हो चुके हैं। वो बिना किसी निशान के गायब क्यों होगा? पार्थ ने महसूस किया कि ये मामला उतना भी सरल नहीं था जितना दिखता था। क्या देवांश डोभाल को मार दिया गया है? पार्थ ने अपना सिर हिला दिया। वो देवांश डोभाल या किसी और के करीब नहीं था। अभ्यास के बाद दोनों अलग हो गए। चूंकि राधा को पुरस्कार मिला है तो मुझे भी एक पुरस्कार मिलना चाहिए, पार्थ ने आत्मविश्वास से सोचा। आखिरकार वो सम्मेलन में वो सम्मिलित रूप से पहले स्थान पर आया था। लेकिन अब देवांश डोभाल के कहीं चले जाने के बाद वो पहले स्थान पर था। जल्द ही वो युद्ध कला पुस्तकालय पहुंचा, जहां उसने को देखा। श्रेष्ठ रमाकांत प्रणाम, पार्थ ने पुस्तकालय की देखरेख करने वाले बुजुर्ग का अभिवादन किया। श्रेष्ठ, आप पुरस्कार के लिए मेरे पास आए हैं, है ना? उनके चेहरे पर थकान झलक रही थी। हाँ, ये सही है, पार्थ ने अपने इरादे नहीं छिपाए। बुजुर्ग ने उसकी ओर प्रशंसा और स्नेह के साथ देखा। आपने प्रतिभा सम्मेलन में मेरी अपेक्षा से बेहतर किया। आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। अगर मुझे आपकी मदद नहीं मिली होती तो आज मेरे पास ऐसी उपलब्धियां नहीं होती, पार्थ ने विनम्रतापूर्वक कहा। आप बेहद विनम्र हैं। आप वास्तव में उत्तरकाशी की शीर्ष प्रतिभा बनने के योग्य हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने गुरुकुल के मुखिया से कहा कि वो आपको युद्ध कला पुस्तकालय की तीसरी मंजिल पर ले जाए। युद्ध कला पुस्तकालय की तीसरी मंजिल? पार्थ का दिल धड़क उठा। हिमगिरी गुरुकुल में तीसरी मंजिल केवल एक किंवदंती थी। इसे ऋषभ बिष्ट के अलावा किसी के लिए भी नहीं खोला गया था। दूसरी मंजिल में पहले से ही शीर्ष श्रेणी की युद्ध कला तकनीक थी। फिर तीसरी मंजिल पर ऐसा क्या हो सकता है? ऋषभ बिष्ट ने जो अहंकार सम्मेलन के बाद दिखाया था, उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी ही।
लगभग 80 से 90% तक ये संभावना थी कि वो बात तीसरी मंजिल से जुड़ी होगी। हालांकि तीसरी मंजिल पर कोई पवित्र युद्ध कला तकनीक नहीं है, फिर भी विशेष प्रतिभाओं को अंतर्ज्ञान प्रदान करने के लिए कुछ आंशिक पवित्र युद्ध कला तकनीक हैं। लेकिन जिनकी साधना पर्याप्त ऊंचे स्तर की नहीं है उन्हें वैसे भी प्रवेश करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए तीसरी मंजिल